तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो इस किताब वाई नेशंस फेल में डीप डाइव करते हैं। तो दोस्तों, ये बुक पूरे 15 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सो क्लोज एंड येट सो डिफरेंट। सोचिए, एक शहर है और उसके ठीक बीच से एक बाड़, एक फेंस गुजरती है। अब फेंस के एक तरफ है अमेरिका का नोगेलिस, एरिजोना। यहाँ मतलब औसत आमदनी करीब $30,000 सालाना है। ठीक है। ज्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं, हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं और सरकार भी अपना काम करती है, बिजली, सड़कें, लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक ठाक। और उसी फेंस के दूसरी तरफ बस चंद कदम दूर, हाँ, वही है मेक्सिको का नोगेलिस, सोनोरा। यहाँ आमदनी 1/3 है। सिर्फ 1/3? हाँ, स्कूल, हेल्थ सर्विसेज उतने अच्छे नहीं हैं, क्राइम भी ज्यादा है और सरकार पर लोगों का भरोसा भी आप कह सकते हैं कम है। ये तो कमाल का फर्क है। जगह एक, मौसम में एक, जमीन एक जैसी, लोग भी तो काफी मिलते जुलते होंगे। बिल्कुल। तो फिर ये इतना बड़ा फर्क क्यों, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ उस बॉर्डर का नहीं है। ये फर्क है उस बॉर्डर के दोनों तरफ जो अलग अलग रूल्स हैं, जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं उनका। अच्छा, रूल्स और सिस्टम्स। हाँ, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। और आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंस्टीट्यूशंस कैसे किसी जगह की किस्मत पलट सकते हैं। और ये कहानी आज की नहीं, सदियों पुरानी है। इंस्टीट्यूशंस यानी ये नियम, कानून, व्यवस्थाएं, यही असली वजह है। बिल्कुल। एरिजोना वाले नोगेलिस में इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो लोगों को, आप कहिए, इंसेंटिव देते हैं, पढ़ने के लिए, हुनर सीखने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। और वहाँ सरकार भी लोगों के प्रति जवाबदेह है, मतलब डेमोक्रेसी। हाँ बिल्कुल, लोग बिना डर के जी सकते हैं, अपना काम, अपना बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ सोनोरा साइड में हिस्टोरिकली इंस्टीट्यूशंस ऐसे रहे हैं जिन्होंने मौके कम किए हैं। अच्छा, कैसे? वहाँ जोखिम ज्यादा रहा है, जैसे क्राइम या बिजनेस शुरू करने में मुश्किलें, सरकार पर भरोसा कम और डेमोक्रेसी भी काफी देर से आई। तो ये इंस्टीट्यूशंस ही तय करते हैं कि मौके सबके लिए हैं या बस कुछ गिने चुने लोगों के लिए। और आपने कहा था कि ये फर्क सदियों पुराना है, कॉलोनाइजेशन के टाइम से। हाँ, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जब स्पेनिश और अंग्रेजों ने अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बसाईं, उनके तरीके बहुत अलग थे। स्पेनिश का क्या तरीका था लैटिन अमेरिका में? स्पेनिश जब आए तो उनका मेन फोकस था सोना चांदी लूटना, और वहाँ के जो मूल निवासी थे, इंडिजिनस लोग, उनसे जबरदस्ती काम करवाना, मतलब फोर्स्ड लेबर। उन्होंने क्या किया कि जो पहले से बसे हुए एम्पायर्स थे, जैसे एस्टेक्स या इंकाज, उनको कब्जे में लिया, उनके राजा को पकड़ा, खजाना लूटा और फिर उन्हीं लोगों पर टैक्स और जबरन काम का बोझ डाल दिया, जैसे इनकोमिएंडा, मीता सिस्टम थे। ओ, तो मतलब उनका मॉडल ही शोषण पर आधारित था, एक्सट्रैक्टिव था। एकदम। उन्होंने ऐसे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाए जिनका एक ही मकसद था, सारी दौलत और ताकत स्पेनिश एलीट के हाथों में रहे और बाकी जनता का शोषण हो। नतीजा, जबरदस्त इनइक्वालिटी। और इसीलिए शायद उन्होंने ब्यूनस आयर्स जैसी जगह शुरू में छोड़ दी, जहां सोना नहीं था। बिल्कुल, वहां ना सोना था, न लोग आसानी से काबू में आ रहे थे। तो फिर अंग्रेजों ने नॉर्थ अमेरिका में क्या अलग किया? क्या उनका मॉडल बेहतर था? देखिए, शुरू में तो उन्होंने भी कोशिश की स्पेनिश मॉडल अपनाने की। जेम्स टाउन में उन्होंने कोशिश की कि स्थानीय मुखिया को पकड़कर लोगों से काम करवाएं। पर वो चला नहीं। नहीं, वो सफल नहीं हुए, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में आबादी इतनी घनी नहीं थी, लोग फैले हुए थे, और सबसे बड़ी बात, सोना चांदी नहीं था, तो फोर्स लेबर करवाना बहुत मुश्किल था। कैप्टन जॉन स्मिथ को कहना पड़ा कि भाई, कॉलोनी बचानी है तो अंग्रेजों को खुद ही काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो जब सख्ती काम नहीं आई तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। हाँ, वर्जीनिया कंपनी ने फिर स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने लोगों को काम करने के लिए इंसेंटिव देना शुरू किया। एक हेडराइट सिस्टम लाए कि जो भी पुरुष आएगा उसे जमीन मिलेगी। जमीन? ये तो बड़ा इंसेंटिव था। बिल्कुल। और फिर 1619 में एक जनरल असेंबली भी बनाई, मतलब लोगों को शासन में थोड़ी भागीदारी मिली। ये अमेरिका में डेमोक्रेसी की तरफ कह सकते हैं पहला कदम था, छोटा ही सही पर था। तो मतलब हालात ने उन्हें मजबूर किया कि वो लोगों को थोड़े अधिकार दें ताकि कॉलोनी चल सके। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ है कहानी में। हाँ, कह सकते हैं। दूसरी कॉलोनीज जैसे मैरीलैंड और कैरोलिना में भी एलीट कंट्रोल की कोशिशें हुई, पर वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि लोग अपने हक, अपनी जमीन के लिए आवाज उठाने लगे थे। तो धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका में ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने जो ज्यादा लोगों को मौके दे रहे थे।
इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। और यही शुरुआती फर्क फिर आगे चलकर अमेरिका और मेक्सिको के रास्ते अलग कर गया। हाँ बिल्कुल। अमेरिका में संविधान बना जिसने पॉलिटिकल पावर को बांटा, प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर किया गया, जैसे पेटेंट्स का सिस्टम आया जिसने एडिसन जैसे इन्वेंटर्स को आगे बढ़ने में मदद की। और इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिला होगा। जरूर, बैंक भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने तो आम लोगों को भी बिजनेस के लिए लोन मिलना आसान हुआ। इससे तरक्की आई, समृद्धि आई। और मेक्सिको में इसका उल्टा हुआ। मेक्सिको में आज़ादी के बाद भी अक्सर एलीट का ही दबदबा रहा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रही। आप देखिए सांता आना कितनी बार राष्ट्रपति बने। प्रॉपर्टी राइट्स उतने सिक्योर नहीं रहे। बैंकिंग कुछ ही लोगों के हाथ में रही। कार्लोस स्लिम और टेलमिक्स का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। तो आम लोगों के लिए मौके बहुत सीमित रहे। ये एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस का असर था जो चलता रहा। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरे बातचीत का सार यही है कि किसी देश या जगह की अमीरी गरीबी सिर्फ भूगोल या संस्कृति का नतीजा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उन नियमों, उन व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है जो वो समाज अपने लिए बनाता है, मतलब इंस्टीट्यूशंस पर। एकदम सही कहा। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौके देते हैं, अधिकार देते हैं, वो समृद्धि लाते हैं, जैसा हमने अमेरिका के रास्ते में देखा मोटे तौर पर। और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, वो असमानता और गरीबी को जन्म देते हैं, जैसा स्पेनिश कॉलोनियों के साथ हुआ। बिल्कुल। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सदियों पहले बने ये नियम या इंस्टीट्यूशंस आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों की जिंदगी, उनके अवसर, उनकी चुनौतियों को तय कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब हमारे आसपास ही बिखरा पड़ा है अगर हम ध्यान से देखें। Chapter 1 is over. If you need, you can pause video and think about the question narrator just asked. Until then, we are moving to the next chapter. Chapter 2. Theories that don't work. नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि क्यों कुछ देश इतने अमीर हैं और कुछ इतने गरीब? हाँ, ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। क्या ये बस किस्मत है या कुछ और? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्टडी है, कार्याहीन सिद्धांत और गरीबी के कारण। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि दुनिया में जो ये फर्क है अमीरी गरीबी का, उसके पीछे जो आम वजहें बताई जाती हैं, जैसे भूगोल या संस्कृति या फिर जानकारी की कमी, वो पूरी कहानी क्यों नहीं बताती। हाँ, मतलब ये थ्योरीज उतनी कारगर क्यों नहीं है? तो चलिए पढ़ते खोलते हैं इसकी। जरूर। पहली थ्योरी लेते हैं, भूगोल वाली, ज्योग्राफी हाइपोथेसिस। हाँ, ये बहुत पुरानी सोच है। मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने कहा कि गर्म इलाकों के लोग आलसी होते हैं। अच्छा। और आजकल भी कुछ लोग जैसे जेफरी सैक्स कहते हैं कि भाई गर्म जगह है, मलेरिया जैसी बीमारियां हैं, मिट्टी खराब है, तो खेती नहीं हो पाती ढंग से। हाँ, सुनने में तो लॉजिकल लगता है, पर क्या ये सच है? देखिए, पूरी तरह नहीं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है नोगेलेस शहर का। नोगेलेस कहाँ है ये? ये अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर है। ओके। आधा शहर अमेरिका में, आधा मेक्सिको में। ओके। आप देखिए, दोनों तरफ मौसम एक जैसा, जमीन एक जैसी, बीमारियां भी करीब करीब एक जैसी। हाँ, क्योंकि जगह तो एक ही है। बिल्कुल। पर बॉर्डर के एक तरफ अमेरिकन साइड में काफी अमीरी है, अच्छी सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं। और दूसरी तरफ मैक्सिकन साइड में वहां काफी गरीबी है। फर्क क्या है? सिर्फ बॉर्डर, और बॉर्डर के पार बदलते नियम, कानून, व्यवस्थाएं। मतलब इंस्टीट्यूशंस। हाँ, इंस्टीट्यूशंस, समाज के वो नियम जो तय करते हैं कि लोगों को मेहनत करने का फायदा मिलेगा या नहीं। कमाल है। तो जगह नहीं, नियम बदले और किस्मत बदल गई। एकदम। नॉर्थ और साउथ कोरिया को देख लीजिए, भूगोल तो एक ही है, पर फर्क कितना ज्यादा है। सही कहा। और इतिहास भी तो यही दिखाता है ना? पुराने जमाने में मेक्सिको के एज़टेक या पेरू के इंका। बिल्कुल, वो तो आज के अमेरिका या कनाडा से कहीं ज्यादा विकसित थे। और तब तो वो गर्म इलाकों में ही थे। हाँ, और बीमारियां वो अक्सर गरीबी का नतीजा होती हैं, कारण कम। अच्छा, कैसे? जैसे इंग्लैंड, 19th सेंचुरी में वहां भी बहुत बीमारियां थी, पर जब आर्थिक और राजनीतिक सुधार हुए तो स्वास्थ्य अपने आप बेहतर हो गया। और खेती? खेती की पैदावार भी सिर्फ मिट्टी पर निर्भर नहीं करती, ज्यादा इस पर करती है कि किसान को भरोसा है या नहीं कि उसकी मेहनत का फल उसी को मिलेगा। मतलब सही इंसेंटिव्स हैं या नहीं। ठीक है। तो मतलब भूगोल वाली बात पूरी तरह से सही नहीं बैठती। नहीं, वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। तो फिर आते हैं दूसरी थियोरी पर, संस्कृति, कल्चर हाइपोथेसिस। हाँ, ये भी बहुत आम है
कि भाई लोगों के रीति रिवाज, उनकी मान्यताएं, उनकी नैतिकता वही तय करती है कि देश अमीर होगा या गरीब। जैसे मैक्स वेबर ने कहा था कि प्रोटेस्टेंट धर्म की नैतिकता ने यूरोप में तरक्की को बढ़ावा दिया। हाँ, वो एक उदाहरण है। या जैसे कुछ लोग मानते हैं कि अफ्रीकी लोग शायद कम मेहनती होते हैं, या लैटिन अमेरिकी फिजूल खर्च। पर क्या इसमें दम है? फिर से नोगालेस या कोरिया का उदाहरण लें तो वही बात, बॉर्डर के दोनों तरफ संस्कृति तो काफी मिलती जुलती है। लोगों के मूल्य, मान्यताएं अचानक बॉर्डर पर तो नहीं बदल जाती। सही। पर नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। तो संस्कृति यहाँ कारण नहीं लगती, शायद वो अलग विकास का नतीजा ज्यादा है। कोई और उदाहरण? अफ्रीका में कॉन्गो राज्य को देखिए। जब पुर्तगाली आए तो कॉन्गो के लोगों ने उनसे बंदूकें तो फौरन अपना ली। क्यों? क्योंकि उन्हें गुलामों के व्यापार में फायदा दिख रहा था। लेकिन उन्होंने खेती सुधारने वाला हल नहीं अपनाया। अजीब है, क्यों नहीं? संस्कृति की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां ऐसा सिस्टम था कि राजा या सरदार कभी भी ज्यादा फसल छीन सकते थे। तो किसान क्यों ज्यादा मेहनत करे? इंसेंटिव ही नहीं था, विश्वास की कमी थी। अच्छा, तो ये इंसेंटिव वाली बात फिर आ गई। बिल्कुल। और धर्म की बात करें तो हाँ, शुरू में प्रोटेस्टेंट देश जैसे नीदरलैंड्स, इंग्लैंड आगे निकले, पर बाद में फ्रांस, इटली जैसे कैथोलिक देश भी तो अमीर बने। सही। और आज ईस्ट एशिया में इतनी तरक्की है, जापान, साउथ कोरिया, चीन, उनका तो प्रोटेस्टेंट धर्म से कोई सीधा लेना देना नहीं। बिल्कुल। चीन का उदाहरण तो बहुत साफ है। हाँ, बताइए। चीन में जो अभी जबरदस्त आर्थिक तरक्की हुई है, वो इसलिए नहीं हुई कि चीनी संस्कृति बदल गई। तो फिर? वो हुई माओ के बाद देंग शाओपिंग के लाए गए राजनीतिक और आर्थिक सुधारों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। उन्होंने बाजार खोले, लोगों को मेहनत करके आगे बढ़ने का मौका दिया, इंसेंटिव्स दिए। मतलब नियम बदले, इंसेंटिव्स बदले, तो नतीजा बदल गया। संस्कृति अपने आप एडजस्ट हो गई। एकदम। संस्कृति अक्सर हालात का नतीजा होती है, कारण नहीं। ठीक है, तो न भूगोल न संस्कृति, तो क्या तीसरी वजह सही है? इग्नोरेंस हाइपोथेसिस। यानी कि देश इसलिए गरीब है क्योंकि उनके नेताओं को, उनके सलाहकारों को पता ही नहीं है कि देश को अमीर कैसे बनाना है। वो बेचारे अज्ञान हैं। हाँ, कैसा हो सकता है कि वो बस गलत नीतियां अपना लेते हैं क्योंकि उन्हें सही रास्ता मालूम नहीं? ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर शायद सबसे कमजोर तर्क है। क्यों? क्योंकि असलियत में ज्यादातर नेता अज्ञानी नहीं होते। उन्हें अक्सर पता होता है कि कौन सी नीतियां देश के लिए अच्छी हैं। तो फिर वो उन्हें अपनाते क्यों नहीं? क्योंकि कई बार वो नीतियां उनके खुद के लिए या उनकी सत्ता बनाए रखने के लिए अच्छी नहीं होती हैं। वो जानबूझकर ऐसी नीतियां चुनते हैं जिनसे उन्हें फायदा हो, भले ही देश का नुकसान हो। ओह, मतलब ये अज्ञानता नहीं, ये राजनीति है, पॉलिटिक्स। बिल्कुल, ये सोची समझी राजनीति है। क्या इसका कोई उदाहरण है? घाना का उदाहरण लीजिए। आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति क्वामे नुंक्रुमा ने बहुत सारी सरकारी फैक्ट्रियां लगवाई। हाँ। आर्थिक रूप से वो फैक्ट्रियां ज्यादा सफल नहीं थीं, पर नुंक्रुमा ने उन्हें क्यों लगवाया? क्यों? क्योंकि इससे उन्हें राजनीतिक फायदा मिलता था, लोगों को नौकरियां मिलती थीं, उनका वोट बैंक बनता था। और ऐसा नहीं था कि उन्हें सलाह देने वाले नहीं थे। नोबेल विजेता सर आर्थर लुइस जैसे अर्थशास्त्री उनके सलाहकार थे। बाप रे, तो जानकारी की कमी तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं। बाद में एक और प्रधानमंत्री आए, कोफी बुसिया। उन्हें पता था कि देश की मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन करना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। IMF का दबाव भी था। तो उन्होंने किया? उन्होंने कोशिश की, और जैसे उन्होंने ये कदम उठाया, सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया। ओह, मतलब ये राजनीतिक रूप से खतरनाक था। हाँ, तो ये अज्ञानता का मामला नहीं था, ये राजनीतिक बाधाओं का मामला था। नेता अक्सर जानते हैं क्या सही है, पर कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते क्योंकि उनके हाथ बंधे होते हैं या उनके अपने हित आड़े आते हैं। समझ गया। तो चीन में जो सुधार हुए वो इसलिए नहीं हुए कि कम्युनिस्ट पार्टी को अचानक अर्थशास्त्र समझ आ गया? नहीं, वो इसलिए हुए क्योंकि देंग शाओपिंग ने एक तरह की राजनीतिक क्रांति के बाद वो सुधार लागू किए, जब उन्हें लगा कि अब ये उनके और पार्टी के हित में है। तो कुल मिलाकर बात कहाँ पहुंचती है? बात यह है कि दुनिया में जो अमीरी गरीबी का इतना बड़ा फासला है, उसे सिर्फ भूगोल, संस्कृति या नेताओं की अज्ञानता से नहीं समझा जा सकता। तो फिर असली वजह क्या है? असली वजह है राजनीति और संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। मतलब नियम कौन बनाता है, वो नियम कैसे लागू होते हैं, और उन नियमों से असल में फायदा किसको पहुंचता है।
और गरीब देश गरीब क्यों रह जाते हैं? अक्सर इसलिए क्योंकि जिनके हाथ में ताकत होती है, नेता, शक्तिशाली गुट, वो ऐसे फैसले लेते हैं और ऐसे नियम बनाए रखते हैं जिनसे उनका अपना फायदा होता है, भले ही उससे बाकी पूरा समाज गरीब बना रहे। और ये फैसले अनजाने में नहीं लिए जाते। ये जानबूझकर होता है? हाँ, ये अक्सर सोचे समझे निर्णय होते हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि अगर भूगोल, संस्कृति या जानकारी की कमी मुख्य कारण नहीं है, तो फिर वो कौन सी राजनीतिक पसंद है, कौन सी संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, कौन से नियम कानून हैं जो वास्तव में अमीर और गरीब देशों के बीच ये निर्णायक अंतर पैदा करते हैं? बिल्कुल, और इसी सवाल पर हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं, राजनीति का भी सवाल है। Chapter 2 is over. If you need, you can pause and review discussion, just in case you miss something. Until then, we are moving to the next chapter, Chapter 3, The Making of Prosperity and Poverty. कभी सोचिए, दो भाई 50 साल बाद मिल रहे हैं, एक साउथ कोरिया में रहा, दूसरा नॉर्थ में। हाँ, 1945 में जब कोरिया बटा 30th पैरेलल पर, किसने सोचा था क्या होगा? बिल्कुल, नॉर्थ चला गया रूस के असर में साउथ अमेरिका के। और जब वो भाई मिले सालों बाद, है ना अजीब, साउथ वाले भाई के पास अपनी गाड़ी, फोन, सब कुछ, और नॉर्थ वाला भाई, वो बेचारा डॉक्टर था लेकिन उसके पास कुछ नहीं। सुना है कोट भी सरकार से उधार लिया हुआ लग रहा था, और थोड़ा मतलब डरा हुआ सा भी। यही तो, ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, ये दो अलग रास्तों की कहानी है। एक ही देश, एक ही लोग। लेकिन आज देखो तो साउथ कोरिया कितना आगे है, पुर्तगाल या स्पेन जैसा अमीर। और नॉर्थ कोरिया बिल्कुल अफ्रीका के कुछ गरीब देशों जैसा हाल। रात की सैटेलाइट तस्वीरें देखो तो एकदम साफ दिखता है। हाँ, नॉर्थ पूरा अंधेरे में, साउथ एकदम जगमगाता हुआ। तो सवाल यही है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? क्या हमेशा से एक अमीर एक गरीब था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले ऐसा नहीं था। तो फिर राज क्या रहे? आपने शुरू में कहा था ये सब जुड़ा है उन नियमों से जिनसे समाज चलता है, इंस्टीट्यूशंस। ये क्या भला है? हाँ, इंस्टीट्यूशंस, हिंदी में कहें तो संस्थाएं। बेसिकली ये समाज के खेल के नियम हैं। खेल के नियम, जैसे क्रिकेट के नियम? बिल्कुल, ये नियम तय करते हैं कि लोग कैसे जिएंगे, कैसे काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, मतलब मेहनत का फल मिलेगा या नहीं, नए आइडिया चलेंगे या नहीं। अच्छा, तो ये नियम कितने तरह के होते हैं? मोटे तौर पर दो तरह के। पहली है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, मतलब समावेशी संस्थाएं। समावेशी जैसे अमेरिका या आज का साउथ कोरिया। यहाँ क्या होता है, ज्यादातर लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब उनकी अपनी जायदाद सुरक्षित होती है, कोई छीन नहीं सकता आसानी से। हाँ, और कानून सबके लिए बराबर होता है, कम से कम कागज पर तो। सरकार सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी बेसिक चीजें देती है, और लोग अपनी मर्जी का काम चुन सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल, सबको आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। इसीलिए फिर सैमसंग और होंडाई जैसी कंपनियां बनती हैं, इनोवेशन होता है, देश तरक्की करता है। समझ गया, मतलब सबको साथ लेके चलने वाली व्यवस्था। हाँ, और दूसरी तरफ है एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, मतलब शोषणकारी संस्थाएं। शोषणकारी, जैसे वो नॉर्थ कोरिया वाला भाई। हाँ, नॉर्थ कोरिया बड़ा उदाहरण है। यह पुरानी जमाने में लैटिन अमेरिका या बारबाडोस जैसी जगह। बारबाडोस, वहाँ क्या था? वहाँ गन्ने के बड़े बागान थे। नियम ऐसे थे कि मुट्ठी भर अमीर बागान मालिकों, मतलब एलीट, का फायदा हो। उनकी जमीनें, उनके गुलाम सब सुरक्षित थे। गुलाम? हाँ, 2/3 आबादी गुलाम थी जिनके कोई अधिकार ही नहीं थे। और नॉर्थ कोरिया में आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी और मार्केट बैन है। बाप रे, तो यहाँ नियम ऐसे हैं कि बस कुछ ताकतवर लोग ही सारी मलाई खा जाएं। एग्जैक्टली, वो देश की दौलत और मेहनत को खींचकर खुद अमीर बनते हैं। आम आदमी को डर रहता है कि जो कमाया वो भी चला जाएगा, इससे गरीबी बढ़ती है, देश पिछड़ जाता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है, इंक्लूसिव और एक्सट्रैक्टिव। लेकिन ये नियम बनाता कौन है? ये खेल के नियम तय कौन करता है? समाज, मतलब राजनीति? सही पकड़ा, यहीं पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यानी राजनीतिक संस्थाओं का रोल आता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जहां राजनीतिक ताकत मतलब पावर किसी एक आदमी या छोटे ग्रुप के हाथ में न हो, बल्कि समाज में फैली हो, मतलब कई लोगों का कंट्रोल हो। हाँ, उसे कहते हैं प्लूरलिस्टिक सिस्टम। और सरकार पर भी कुछ रोक टोक हो, साथ ही सरकार मजबूत भी हो ताकि कानून लागू कर सके, जिसे सेंट्रलाइज्ड स्टेट कहते हैं। सेंट्रलाइज्ड मतलब व्यवस्थित? हाँ, वरना सोमालिया जैसा हाल हो जाएगा। वहाँ ताकत तो बटी है पर कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं, तो अराजकता है।
तो जब प्लूरलिस्टिक और सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो वो इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। यानी अच्छी राजनीति से अच्छे आर्थिक नियम बनते हैं। एक तरह से हाँ। और जहां सारी ताकत कुछ ही लोगों के हाथ में हो बिना किसी रोक टोक के, जैसे कोई तानाशाह या कोई छोटा सा ग्रुप, हाँ, उसे कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। वो होती हैं एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये लोग फिर ऐसे आर्थिक नियम बनाते हैं जिनसे सिर्फ उनका अपना फायदा हो। मतलब शोषणकारी आर्थिक नियम। बिल्कुल, जैसे नॉर्थ कोरिया की पार्टी या बारबाडोस के पुराने प्लांटर्स। ये दोनों तरह की शोषणकारी संस्थाएं राजनीतिक और आर्थिक एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और इस चक्कर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, कोई भी राजा या लीडर क्यों नहीं चाहेगा कि उसका देश अमीर बने? मतलब देश अमीर होगा तो उनके पास भी तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा ताकत होगी। सवाल तो लॉजिकल है, पर इंसान हमेशा इतने सीधे तरीके से नहीं सोचता। एक चीज होती है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, रचनात्मक विनाश, ये क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आता है तो पुरानी चीजें बेकार हो जाती हैं। जैसे मशीनें आई तो हाथ के कारीगरों का काम कम हो गया। हाँ, या जब नई कंपनियां आती हैं तो पुरानी जमी जमाई कंपनियों को खतरा होता है। इससे जो पुराने पावरफुल लोग हैं, जमींदार, पुरानी कंपनियों के मालिक, उनका आर्थिक और राजनीतिक दबदबा कम हो सकता है। अच्छा, तो उन्हें डर लगता है कि तरक्की से उनकी कुर्सी चली जाएगी। एकदम। आर्थिक तरक्की से अक्सर राजनीतिक पावर भी शिफ्ट होती है, इसलिए ये एलीट लोग बदलाव और तरक्की का विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि वही पुराने शोषणकारी नियम चलते रहें जिनसे उनका फायदा हो, भले ही देश गरीब बना रहे। मतलब वो अपनी ताकत बचाने के लिए पूरे देश की तरक्की रोक देते हैं। कई बार हाँ, उन्हें डर होता है कि अगर आम लोगों को शक्ति मिली, नियम बदले, तो उनका रुतबा, उनकी दौलत छिन जाएगी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस में कभी तरक्की हो ही नहीं सकती? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकती। हो सकती है, पर वो लिमिटेड होती है और टिकाऊ नहीं होती। अच्छा, कैसे हो सकती है? दो तरीके दिखते हैं। एक कि एलीट खुद ही उन सेक्टर्स में पैसा लगाएं जिन्हें वो कंट्रोल करते हैं और जिनसे उन्हें फायदा है, जैसे कैरिबियन में चीनी उगाना, या सोवियत यूनियन ने शुरू में भारी इंडस्ट्री पर जोर दिया। और दूसरा तरीका? दूसरा कि एलीट थोड़े बहुत इंक्लूसिव इकोनॉमिक नियम आने दें अगर उन्हें लगे कि इससे उनकी गद्दी को खतरा नहीं है, जैसे जनरल पार्क के टाइम साउथ कोरिया में हुआ या आज के चीन में कुछ हद तक दिखता है। लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर थोड़ी तरक्की हो भी रही है तो? प्रॉब्लम ये है कि ये टिकाऊ नहीं होते। इसमें असली इनोवेशन, नई खोजें कम होती हैं, क्योंकि आम आदमी को तो मौके ही नहीं मिलते ना। हाँ, ये बात तो है। सोवियत यूनियन इसीलिए बाद में पिछड़ गया, और क्योंकि सारी ताकत कुछ ही लोगों के पास होती है तो आपस में सत्ता की लड़ाई का डर हमेशा रहता है। सिस्टम कभी भी ढह सकता है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि देश अमीर होगा या गरीब, ये उसकी किस्मत या भूगोल या संस्कृति पर उतना निर्भर नहीं करता जितना इस बात पर कि उसने अपने लिए नियम कायदे यानी इंस्टीट्यूशंस कैसे चुने हैं। निचोड़ यही है, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस मौके बनाते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं और असली टिकाऊ तरक्की लाते हैं। और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस वो बस चंद लोगों को अमीर बनाते हैं, बाकी सबको पीछे रखते हैं और आखिर में देश को ही कमजोर कर देते हैं। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर इंक्लूसिव रास्ता ज्यादातर लोगों के लिए बेहतर है, देश के लिए बेहतर है, तो फिर क्यों दुनिया में इतने सारे समाज आज भी एक्सट्रैक्टिव रास्ते पर अटके हुए हैं? कौन सी ताकतें हैं जो उन्हें बदलने से रोकती हैं? I am also thinking, what make them to stop? Anyway, we have to move forward. We might get answer in upcoming chapters. Chapter 3 is over. Now Chapter 4, Small Difference and the Critical Junctions, the Weight of History. नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसी बीमारी जो किसी इलाके की आधी आबादी को खत्म कर दे। 14वीं सदी में यूरोप में कुछ ऐसा ही हुआ था। ब्लैक डेथ कहते हैं उसे। बिल्कुल, एक भयानक दौर था वो। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस एक भयानक घटना ने और उस समय के समाजों में जो थोड़े थोड़े से फर्क थे पहले से, उन्होंने यूरोप के भविष्य को दो बिल्कुल अलग रास्तों पर डाल दिया। हाँ, ये पड़ताल आधारित है इतिहास का प्रभाव,
संस्थागत परिवर्तन और समृद्धि किताब के कुछ हिस्सों पर। और हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे इतिहास के बड़े मोड़, मतलब क्रिटिकल जंक्चर्स, और समाज के छोटे छोटे शुरुआती अंतर, जिन्हें स्मॉल डिफरेंसेस कहते हैं, ये मिलकर तय करते हैं कि कौन सा समाज तरक्की करेगा या पीछे रह जाएगा। कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में बात हो। हाँ बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए खोलते हैं 14वीं सदी जहाट की ये कहानी। कहाँ से शुरू हुई ये ब्लैक डेथ? ये कहानी असल में शुरू होती है 1346 में। ब्लैक सी के पास एक शहर है टाना। अच्छा। माना जाता है कि ये बीमारी, प्लेग, चाइना से आई थी, सिल्क रोड के रास्ते। ओह, मतलब व्यापार के साथ। हाँ बिल्कुल। और ये फैली चूहों से, मतलब चूहों पर रहने वाले जो पिस्सू होते हैं, फ्लीज। अच्छा, उनसे, पिस्सू से। हाँ। और व्यापारियों के जहाजों के साथ ये चूहे और पिस्सू पहले कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचे, फिर फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, मतलब देखते देखते पूरे यूरोप में फैल गए। और असर कितना भयानक था? असर इतना भयानक था कि जहां भी ये पहुंची, आप मान लीजिए लगभग आधी आबादी खत्म। आधी आबादी? बाप रे। हाँ, उस समय एक लेखक थे जियोवानी बोकाचियो। उन्होंने लिखा है कि शुरू में जांग या बगल में अंडे या सेब जितने बड़े फोड़े होते थे, फिर शरीर पर काले धब्बे पड़ जाते थे और अक्सर 3 दिन के अंदर मौत। 3 दिन? इंग्लैंड में तो राजा ने कुछ किया होगा। हाँ, इंग्लैंड में राजा एडवर्ड III थे। उन्होंने खास प्रार्थनाएं भी करवाईं, पर कोई फायदा नहीं हुआ, सब बेकार। तो ये तो हुई बीमारी की बात। लेकिन उस समय यूरोप में समाज कैसा था? मतलब प्लेग से पहले सुना है कोई फ्यूडल सिस्टम था? हाँ, आपने सही सुना। प्लेग से पहले यूरोप में फ्यूडल सिस्टम चलता था। आप इसे एक पिरामिड जैसा समझ सकते हैं। पिरामिड कैसे? मतलब सबसे ऊपर राजा, फिर उसके नीचे लॉर्ड्स यानी बड़े जमींदार या सामंत, और सबसे नीचे थे किसान, जिन्हें सर्व्स कहते थे। सर्व्स? ये कौन थे? ये सर्व्स असल में जमीन से बंधे हुए थे। वो अपने लॉर्ड की मर्जी के बिना गांव छोड़कर जा नहीं सकते थे, कहीं और काम नहीं कर सकते थे। बंधे हुए थे मतलब? हाँ, मतलब उन्हें अपने लॉर्ड के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था, जिसे अनपेड लेबर कहते हैं, और ऊपर से कई तरह के टैक्स भी देने पड़ते थे। ओह, तो ये तो एक तरह से शोषण वाली व्यवस्था हुई। बिल्कुल, इसे हम एक्सट्रैक्टिव सिस्टम कह सकते हैं। मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें किसानों से बस लिया ही जाता था। मजदूर तो कम हो गए होंगे। हाँ, यही कुंजी बात है। पश्चिमी यूरोप में, जैसे इंग्लैंड में, प्लेग से इतने लोग मरे कि काम करने वालों की जबरदस्त कमी हो गई। लेबर स्कार्सिटी जिसे कहते हैं। हाँ, कमी तो हो ही जाएगी। तो अब जो किसान बच गए, उनका मोल बढ़ गया। अच्छा। हाँ, उन्होंने बेहतर शर्तों की मांग करनी शुरू कर दी। कम टैक्स, कम बेगार। कई जगहों पर, जैसे एक जगह थी आइनशाम एबी, वहां लॉर्ड्स को उनकी मांगें माननी भी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं था। काम कौन करता? अच्छा, तो किसानों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन लॉर्ड्स ने, सरकार ने इसे ऐसे ही होने दिया? उन्होंने कुछ रोका टोका नहीं? नहीं, रोकने की पूरी कोशिश की। 1351 में इंग्लैंड की सरकार एक कानून लाई, स्टैट्यूट ऑफ लेबरर्स। स्टैट्यूट ऑफ लेबरर्स? इसमें क्या था? इसमें कोशिश की गई कि जो मजदूरी है वो प्लेग से पहले वाले लेवल पर ही रोक दी जाए, फ्रीज कर दी जाए जी। और मजदूर बिना इजाजत नौकरी न बदल सकें। पर इतने कम लोग बचे थे, ये कामयाब हुआ? नहीं, ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। क्या किसानों ने विरोध किया इसका? हाँ बिल्कुल। 1381 में इंग्लैंड में एक बड़ा किसान विद्रोह हुआ। पेजेंट्स रिवोल्ट कहते हैं उसे। विद्रोह? हाँ, हालांकि उसे दबा दिया गया, लेकिन वो जो कानून था मजदूरी रोकने वाला, वो सख्ती से लागू नहीं हो पाया। तो नतीजा क्या निकला पश्चिम में? नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप में वो जो बेगार थी, मुफ्त की मजदूरी, वो खत्म होने लगी। मजदूरी बढ़ी और किसान ज्यादा आज़ाद हुए। एक तरह का इंक्लूसिव श्रम बाजार बनने लगा, जहां मजदूरों के भी कुछ अधिकार थे। इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला? हाँ, कुछ वैसा ही। और यहाँ एक जरूरी बात यह है कि ये बदलाव इसलिए भी आया क्योंकि प्लेग से पहले ही पश्चिमी यूरोप में किसानों के पास पूर्वी यूरोप के किसानों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मोलभाव करने की शक्ति थी। ये एक छोटा सा मगर बहुत महत्वपूर्ण अंतर था। अ स्मॉल डिफरेंस। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब एक ही बीमारी, लेकिन पश्चिम में किसानों की स्थिति सुधर गई। तो क्या पूर्वी यूरोप में भी ऐसा ही हुआ? वहां भी तो प्लेग फैला था, लोग मरे थे। यहीं पर कहानी बिल्कुल पलट जाती है। पलट जाती है मतलब? पूर्वी यूरोप में भी प्लेग आया, मजदूरों की कमी वहां भी हुई,
लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। उल्टा कैसे? हुआ ये कि पूर्वी यूरोप में जो लॉर्ड्स थे वो ज्यादा संगठित थे, ज्यादा ताकतवर थे। अच्छा। तो जब मजदूर कम हुए तो उन्होंने किसानों पर अपनी पकड़ ढीली करने के बजाय और मजबूत कर ली। उनकी जो बची खुची आजादी थी वो भी छीन ली। अरे, मतलब गुलामी और बढ़ गई। हाँ बिल्कुल, इसे सेकेंड सर्फडम कहा जाता है, दूसरी दास्ता। किसानों से और ज्यादा जबरदस्ती काम करवाया जाने लगा, फोर्स लेबर। खासकर 1500 के बाद जब पश्चिमी यूरोप से अनाज की मांग बढ़ी तो पूर्वी यूरोप के लॉर्ड्स ने किसानों से और ज्यादा जोर जबरदस्ती से काम लेना शुरू कर दिया। पोलैंड, जर्मनी, हंगरी, इन सब जगहों पर यह हुआ। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। पश्चिम में आजादी बढ़ी, पूर्व में गुलामी बढ़ गई, एक ही प्लेग से। ऐसा क्यों? वजह वही स्मॉल डिफरेंस है जिसके बारे में हमने बात की थी। वो छोटा सा अंतर। हाँ, पूर्वी यूरोप में प्लेग से पहले ही लॉर्ड्स के पास किसानों के ऊपर ज्यादा कंट्रोल था, ज्यादा जमीन थी पश्चिमी यूरोप के मुकाबले। तो जब ब्लैक डेथ जैसा बड़ा झटका लगा, जिसे हम क्रिटिकल जंक्चर कह रहे हैं। क्रिटिकल जंक्चर मतलब वो बड़ा मोड़ या संकट। हाँ, एक ऐसा बड़ा इवेंट जिसने पूरी पुरानी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया और बदलाव का एक मौका पैदा किया। तो इस क्रिटिकल जंक्चर ने उन छोटे अंतरों को, लॉर्ड्स और किसानों की ताकत के बीच के अंतर को बहुत बड़ा बना दिया। समझ गया। तो ब्लैक डेथ वो बड़ा झटका था जिसने सिस्टम को हिलाया, और पश्चिम और पूरब में जो पहले से छोटे छोटे फर्क थे उनकी वजह से नतीजा बिल्कुल अलग अलग निकला। एकदम सही। इसी क्रिटिकल जंक्चर ने उन स्मॉल डिफरेंसेस को इतना एम्प्लीफाई कर दिया, इतना बढ़ा दिया कि 1600 आते आते पश्चिमी और पूर्वी यूरोप संस्थागत रूप से, मतलब उनके सिस्टम के लिहाज से बहुत अलग हो चुके थे। कैसे अलग हो गए थे? पश्चिम में किसान आज़ाद होकर एक उभरती हुई मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे थे, मतलब जहां चीज़ों का दाम, मांग और सप्लाई से तय होता है, लोग अपनी मर्जी से काम चुन सकते हैं वगैरह। और पूरब में ये इंस्टीट्यूशनल डाइवर्जेंस कहते हैं, मतलब संस्थाओं का, सिस्टम का अलग अलग दिशाओं में चले जाना। तो कुल मिलाकर ब्लैक डेथ सिर्फ एक भयानक महामारी नहीं थी, ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ थी जिसने यूरोप के भविष्य को दो हिस्सों में बांट दिया। हाँ बिल्कुल। पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में जो पहले से छोटे छोटे संस्थागत अंतर थे, स्मॉल इंस्टीट्यूशनल डिफरेंसेस, उन्होंने तय किया कि इस संकट का नतीजा क्या होगा। एक तरफ ज्यादा आजादी और उभरता हुआ बाजार, और दूसरी तरफ और ज्यादा गुलामी और शोषण, जिसे सेकेंड सर्फडम कहा गया। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, ये हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि आज हमारे समाजों में, हमारे आसपास वो कौन से छोटे छोटे अंतर हैं, चाहे वो आर्थिक हों, सामाजिक हों या राजनीतिक। कौन जानता है कि भविष्य में आने वाला कोई बड़ा संकट या बदलाव, कोई नया क्रिटिकल जंक्शन, इन्हीं छोटे अंतरों को पकड़कर हमें कितना अलग अलग रास्तों पर ले जाए। सही बात है। इतिहास यही दिखाता है कि कभी-कभी जो चीजें छोटी लगती हैं वो लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, छोटी चीजों का असर बहुत गहरा हो सकता है। I can understand this. छोटी चीजों का असर गहरा होता है। But, for your information, just in case you are lost in the discussion, Chapter 4 is over. Now moving forward to Chapter 5. I have seen the future and it worked. Growth under extractive institution. कभी ये सोचा है कि क्या सिर्फ जोर जबरदस्ती से या मान लीजिए कुछ ही लोगों के फायदे से कोई समाज, कोई देश सच में तरक्की कर सकता है? मतलब लंबे समय तक चलने वाली जो ग्रोथ होती है, क्या वो बिना सबके भले के मुमकिन है? आज हम इसी पेचीदा सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ इतिहास के पन्ने हैं, कुछ विश्लेषण हैं, इनसे देखते हैं कि कैसे कुछ सिस्टम, जिन्हें हम एक्सट्रैक्टिव कह सकते हैं, मतलब जो फायदा निचोड़कर बस एक छोटे गुट को देते हैं, वो कुछ वक्त के लिए तो शायद बहुत तेजी से बढ़ें, लेकिन फिर उनका क्या हुआ। तो चलिए इन स्रोतों से मिली कुछ दिलचस्प कहानियों में चलते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं सोवियत यूनियन का। एक जमाना था भाई जब कई लोग उसे भविष्य की तरह देखते थे। वो एक पत्रकार थे, लिंकन स्टेफेंस। उन्होंने तो कहा भी था, मैंने भविष्य देखा है और वो काम करता है। दी इंडस्ट्री खड़ी करने में, खेती किसानी से आप कह सकते हैं जबरदस्ती संसाधन खींचे और सीधा फैक्ट्रियों में लगा दिए। अच्छा। और नतीजा 1928 से 1960 के बीच आप देखिए जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, करीब 6% हर साल। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत तेज रफ्तार थी। 6% सालाना।
ये तो सुनने में कमाल का लगता है। तो फिर ये रफ्तार हमेशा क्यों नहीं बनी रह पाई? क्या हुआ कि मतलब गाड़ी धीमी पड़ गई? हुआ ये कि ये जो ग्रोथ थी ना, ये किसी नई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन से नहीं आ रही थी। ये बस ऐसा था कि आपने संसाधनों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगा दिया, जैसे गांव के लोगों को फैक्ट्री में भेज दिया। हाँ, मतलब लोगों को शिफ्ट कर दिया बस। हाँ बिल्कुल। तो शुरू में तो उत्पादन बढ़ेगा ही, लेकिन लोगों के पास खुद से मेहनत करने का या कुछ नया सोचने का कोई असली इंसेंटिव नहीं था, कोई प्रेरणा नहीं थी। मतलब डर से या सजा के जोर पर काम तो हो रहा था, पर वो दिल वाली बात नहीं थी या दिमाग वाली। बिल्कुल, डर के मारे आप लोगों से काम तो करवा लेंगे, घंटों करवा लेंगे, पर नए आइडियाज, नए आविष्कार वो नहीं होते डर से। उन्होंने बोनस सिस्टम वगैरह लाने की कोशिश भी की, पर वो भी ठीक से चला नहीं, क्योंकि कीमतें तो सरकार तय करती थी, असली मेहनत या जरूरत के हिसाब से नहीं। तो धीरे धीरे आप देखिए 1970 आते आते वो तेज ग्रोथ जो थी वो लगभग रुक सी गई। बिना इनोवेशन के गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाती। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जबरदस्ती वाली तरक्की की एक लिमिट होती है। क्या ये सिर्फ बड़े देशों में ही ऐसा होता है या छोटे समाजों में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिखता है? नहीं, ये पैटर्न आपको कई जगह दिखेगा। अफ्रीका में कॉन्गो नदी के पास का एक उदाहरण है इन स्रोतों में। वहाँ बुशोंग और लेले नाम के दो पड़ोसी समूह थे। अच्छा। अब देखिए, जमीन करीब करीब एक जैसी, माहौल एक जैसा, फिर भी बुशोंग लोग लेले लोगों से कहीं ज्यादा खुशहाल थे, अमीर थे। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? क्या फर्क था? फर्क था उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का, मतलब उनके समाज को चलाने के तौर तरीकों का। बुशोंग इलाके में क्या हुआ, करीब 1620 के आसपास एक लीडर थे शायाम। उन्होंने एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड राज बनाया, नियम कानून लागू किए, टैक्स वसूलने का सिस्टम बनाया, सुरक्षा का इंतजाम किया। एक तरह से कहें तो उन्होंने ऑर्डर कायम किया। और इस ऑर्डर का नतीजा ये हुआ कि खेती सुधर गई, नई फसलें आईं, जैसे मक्का, कसावा, इनसे पैदावार बढ़ी और इस वजह से बुशोंग समाज ज्यादा समृद्ध हो गया। दूसरी तरफ लेले लोगों के यहाँ ऐसी कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी, उनमें आपसी तालमेल कम था, तो वो पीछे रह गए। लेकिन क्या ये बुशोंग वाली व्यवस्था एकदम परफेक्ट थी, मतलब सबके लिए अच्छी थी? नहीं, परफेक्ट तो नहीं कह सकते। ये याद रखना जरूरी है कि बुशोंग की तरक्की भी वो एक्सट्रैक्टिव ही थी। अच्छा। मतलब फायदा जो था वो राजा और उसके करीबी लोगों को, एलीट वर्ग को ही ज्यादा मिलता था। आम लोगों को थोड़ी सुरक्षा मिली, थोड़ी बेहतर जिंदगी मिली, हाँ, पर असली मलाई ऊपर ही जा रही थी। और यहाँ भी एक बार वो शुरुआती बदलाव हो गया, उसके बाद कोई खास नयापन या इनोवेशन देखने को नहीं मिला, गाड़ी वहीं रुक सी गई। एक और कहानी जो हमारे स्रोतों में है वो तो और भी मतलब सोचने पर मजबूर करती है, प्राचीन माया सभ्यता की। आज का जो मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का इलाका है, कितने शानदार शहर बनाए उन्होंने, पिरामिड, उनकी अपनी लिखाई, कैलेंडर। हाँ, माया सभ्यता वाकई कमाल की थी। लेकिन उनका समाज भी देखें तो वो एक दिव्य राजा, जिसे वो खुहल अजाओ कहते थे, और उसके एलीट वर्ग के इर्द गिर्द ही घूमता था। ये राजा और एलीट लोग आम जनता से भारी टैक्स वसूलते थे और उसी पैसे से वो बड़ी बड़ी इमारतें, मंदिर, महल, शहर बनवाते थे। इससे शहर तो बड़े हुए, भव्य हुए, व्यापार भी फला फूला। तो ये भी सुनने में तो तरक्की लगती है। हाँ, फिर इनका पतन क्यों हो गया? इतनी एडवांस सभ्यता खत्म कैसे हो गई? खत्म इसलिए हुई क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्टिव सिस्टम था, जहाँ सारी दौलत और ताकत बस कुछ ही हाथों में सिमटी थी, उसने समाज में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी, मतलब गैर बराबरी पैदा कर दी। और फिर सत्ता और अमीरी के लिए अलग अलग शहरों और गुटों के बीच भयानक लड़ाइयां शुरू हो गईं। आपस में ही? हाँ, आपस में ही। हर कोई ज्यादा से ज्यादा कब्जा करना चाहता था, ज्यादा छीनना चाहता था। ये अंदरूनी कला, ये इनफाइटिंग इतनी बढ़ गई कि धीरे धीरे पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। वो महान माया शहर खाली होने लगे, बड़ी इमारतें बननी बंद हो गईं, सब बिखर गया। तो इन सारी कहानियों से जो हमारे स्रोतों में हमें मिलती हैं, हम क्या समझ सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि जोर जबरदस्ती या सिर्फ कुछ लोगों के फायदे पर टिकी व्यवस्थाएं, ये एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस जिन्हें हम कह रहे हैं, ये कुछ वक्त के लिए तो शायद तेज ग्रोथ दिखा सकती हैं। बिल्कुल, संसाधन एक जगह से खींचकर दूसरी जगह लगा दो या लोगों से जबरदस्ती काम करवा लो, तो शुरू में आंकड़े तो अच्छे दिखेंगे ही, लेकिन ये ग्रोथ टिकाऊ नहीं होती, मतलब सस्टेनेबल नहीं होती, लंबे समय तक नहीं चल पाती।
या तो जैसे सोवियत यूनियन में हुआ, इनोवेशन की कमी के कारण ये धीमी पड़ जाती है क्योंकि डर के माहौल में कोई नया क्यों सोचेगा। हाँ। या फिर जैसा माया सभ्यता के साथ हुआ, ये अंदरूनी लड़ाइयों और इंस्टेबिलिटी के कारण खत्म हो जाती है क्योंकि जब फायदा सिर्फ चंद लोगों को मिलेगा तो जाहिर है बाकी लोग या तो बगावत करेंगे या आपस में ही लड़ने लगेंगे। तो सार ये है कि आप डर से या जबरदस्ती से कुछ वक्त के लिए प्रोडक्शन शायद बढ़वा लें, पर असली तरक्की, असली प्रोग्रेस वो नहीं ला सकते। बिल्कुल। और जहां फायदा सिर्फ कुछ इलीट लोगों का होता है, वहां देर सवेर दरारें पड़ना तय है। बिल्कुल सही कहा। ऐसा लगता है कि असली लंबे समय तक चलने वाली तरक्की के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौके मिले, उन्हें काम करने और कुछ नया सोचने का सही इंसेंटिव मिले और उस पूरी व्यवस्था में उनका भी कुछ हिस्सा हो, उनकी भी कुछ भागीदारी हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या आज की दुनिया में भी हमें ऐसे ग्रोथ मॉडल्स नजर आते हैं जो ऊपर से तो बड़े कामयाब दिखते हैं पर शायद अंदर से खोखले हों? शायद उनमें भी वही पुराने पैटर्न दोहराए जा रहे हों। इस पर सोचना तो बनता है। I don't know why I can understand this. I had seen a company seen extensive growth in this government. Can we also consider it extractive institution? This could relate, I guess. Anyway, we have to move forward to chapter 6. That is, drifting apart. सोचिए, एक शहर, कभी दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर व्यापारिक सेंटर, आज ज्यादातर एक शानदार म्यूजियम जैसा लगता है। हम वेनिस की बात कर रहे हैं। हाँ। आज हम इतिहास के दो बड़े नामों, वेनिस और प्राचीन रोम, इनकी कहानी जरा खंगालेंगे। कैसे ये इतने सफल हुए, मतलब आसमान छुआ और फिर क्यों नीचे गिर गए? हाँ, ये समझना बड़ा जरूरी है। हमारा मकसद है उन छिपे हुए पैटर्न को समझना जो सोसाइटीज को कामयाब या नाकाम बनाते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। बिल्कुल। तो चलिए वेनिस से शुरू करें। मध्य युग यानी मिडिल एजेस में वेनिस तो कमाल का अमीर शहर था। हाँ, बहुत ज्यादा। समुद्र के रास्ते मसाले, रेशम, यहाँ तक कि गुलामों का भी जबरदस्त व्यापार, दौलत, आबादी, सब तेजी से बढ़ा। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या बस किस्मत? नहीं, किस्मत से ज्यादा ना उनके सिस्टम की बात थी। शुरू में उनका इकोनॉमिक सिस्टम काफी खुला हुआ था। खुला हुआ मतलब उन्होंने कॉमेंडा नाम का एक बड़ा ही अनोखा कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। ये समझिए, एक तरह की बिजनेस पार्टनरशिप थी। पार्टनरशिप? अच्छा। हाँ, एक पार्टनर वेनिस में रहकर पैसा लगाता और दूसरा पार्टनर वो जहाज लेकर सामान के साथ यात्रा पर निकलता, व्यापार करता। अरे वाह। और सबसे मजेदार बात ये थी कि इससे वो लोग भी व्यापार में आ सकते थे जिनके पास पहले से बहुत पैसा या बड़ा नाम नहीं था। अच्छा, जैसे आजकल? हाँ, जैसे आज कोई नया आइडिया लेकर स्टार्टअप शुरू करता है और उसे फंडिंग मिल जाती है, बिल्कुल वैसा ही। इससे बहुत से नए लोगों को अमीर बनने का मौका मिला। और मैंने सुना है कि सिर्फ व्यापार ही नहीं, उनकी पॉलिटिक्स भी शुरू में काफी खुली लगती थी। वो शासक डोज जिसे कहते थे, उसकी शक्ति पर भी रोक टोक थी और कोई नई काउंसिल भी बनी थी। बिल्कुल। शुरुआत में सिस्टम काफी हद तक इंक्लूसिव था, कह सकते हैं। मतलब ज्यादा लोगों को शामिल करने की कोशिश थी। सत्ता बस कुछ गिने चुने पुराने परिवारों तक ही नहीं थी। लेकिन यही कहानी में एक मोड़ आता है। कौन सा मोड़? जब सब ठीक चल रहा था तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ तब हुई जब पुराने अमीर और शक्तिशाली परिवार, जिन्हें हम एलीट कह सकते हैं, वो डरने लगे। डरने लगे? जी। किस बात से? उन्हें लगा कि ये जो नए अमीर लोग आ रहे हैं ना, ये उनकी जगह ले लेंगे, उनकी सत्ता छीन लेंगे। इसी डर का नतीजा था ला सराटा। ला सराटा? हाँ, जिसका मतलब है द क्लोजर, मतलब दरवाजा बंद करना। उन्होंने नियम बदलकर ग्रेट काउंसिल में नए लोगों का आना लगभग नामुमकिन कर दिया। मौके जो थे वो दरवाजे के बाहर ही रह गए। अरे, मतलब जो खुलापन उन्हें सफल बना रहा था उसी को उन्होंने बंद कर दिया। हाँ। तो फिर इसका असर व्यापार पर भी पड़ा होगा? सीधा असर पड़ा। ला सराटा के बाद उन्होंने वो कमांडा जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स धीरे धीरे खत्म कर दिए। नए लोगों के लिए व्यापार करना मुश्किल हो गया। ओह। व्यापार पर सरकार और पुराने परिवारों का कब्जा बढ़ गया। इसे ही कहते हैं एक्सट्रैक्टिव सिस्टम बनना, यानी जहां सिस्टम कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बाकी लोगों से मौके छीन लेता है। एक्सट्रैक्टिव। नतीजा, वेनिस की चमक फीकी पड़ने लगी। जो शहर कभी इनोवेशन और व्यापार का गढ़ था, वो धीरे धीरे पिछड़ने लगा और आज एक खूबसूरत ऐतिहासिक म्यूजियम बनकर रह गया है।
तो वेनिस की कहानी ये दिखाती है कि कैसे अंदर से दरवाजे बंद करने से, मतलब सिस्टम को एक्सक्लूसिव बनाने से पतन शुरू हो सकता है। सोचने वाली बात है। अच्छा, तो रोम जैसी विशाल ताकत की कहानी में भी कुछ ऐसे ही अंदरूनी कारण थे, या उनका पतन सिर्फ बाहरी हमलों की वजह से हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। रोम की कहानी भी काफी मिलती जुलती है, हालांकि उसका स्केल वो बहुत बड़ा था। शुरुआत में जब रोम एक रिपब्लिक था, यानी गणतंत्र, हाँ, रिपब्लिक, तब वो काफी सफल रहा। उनके पास चुने हुए नेता थे, कानून का राज था, और आम नागरिक, जिन्हें प्लीबियंस कहते थे, उनके पास भी कुछ अधिकार थे, जैसे अपना नेता चुनने का हक, ट्रिब्यून कहते थे उसे। अच्छा, ट्रिब्यून, जो उनके हितों की रक्षा करता था। व्यापार भी खूब फला फूला। हमें समुद्र में डूबे जहाजों के अवशेषों से, शिपरेक्स से और ग्रीनलैंड की बर्फ में फंसे पोल्यूशन के कणों से भी उनके जबरदस्त आर्थिक विकास के सबूत मिलते हैं। लेकिन क्या रोम की रिपब्लिक में सब बढ़िया था? कोई दिक्कत नहीं थी? दिक्कतें थी, और बड़ी थी। समाज में भारी इनइक्वालिटी थी, असमानता। ज्यादातर जमीन बड़े जमींदारों यानी सेनेटर्स के कब्जे में थी, और गुलामों की बहुत बड़ी आबादी थी जिनसे खेतों और खानों में काम लिया जाता था। टाइबेरियस ग्रैकस जैसे कुछ नेताओं ने भूमि सुधार करके जमीन गरीबों में बांटने की कोशिश भी की, लेकिन अमीर एलीट ने उन्हें मरवा दिया। ये दिखाता है कि ताकतवर लोग बदलाव को कितना रोकना चाहते थे। और फिर रिपब्लिक से एम्पायर बना, साम्राज्य का दौर आया, जब सारी ताकत एक सम्राट, एम्परर के हाथ में आ गई। उसका क्या असर हुआ? उसका बहुत गहरा असर हुआ। रिपब्लिक वाला जो थोड़ा बहुत खुलापन था ना, वो खत्म हो गया। आम नागरिकों के अधिकार कम हो गए। सारी शक्ति सम्राट और उसके करीबी लोगों के पास सिमट गई। यानी सिस्टम और भी ज्यादा एक्सट्रैक्टिव हो गया। बिल्कुल। और नतीजा, राजनीतिक अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। गृह युद्ध, सिविल वॉर्स आम हो गए। सम्राटों को अक्सर मार दिया जाता था या हटा दिया जाता था। बाहरी हमले जैसे गॉथ्स और हंस के, वो जरूर हुए, लेकिन सच ये है कि रोम अंदर से इतना कमजोर हो चुका था कि वो इन हमलों का सामना ही नहीं कर पाया। बाहरी हमले तो बस बीमारी के लक्षण थे, जड़ नहीं। और एक और बात मैंने पढ़ी थी कि रोम में नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भी रुक गए थे। ऐसा क्यों? गुलामों की वजह से। बिल्कुल। जब आपके पास इतना सस्ता या कहिए मुफ्त का श्रम, मतलब गुलाम हो, तो फिर मेहनत बचाने वाली मशीनें या नए तरीके अपनाने का इंसेंटिव ही कम हो जाता है ना। सही बात है। और इससे भी बढ़कर सम्राटों को अक्सर नई खोजों से डर लगता था। उन्हें लगता था कि कहीं इससे उनकी सत्ता को खतरा ना हो जाए। डर लगता था नई खोजों से? हाँ, एक कहानी है कि सम्राट टाइबेरियस ने अटूट कांच, अनब्रेकेबल ग्लास बनाने वाले आविष्कारक को इसलिए मरवा दिया कि कहीं सोना चांदी सस्ता ना हो जाए। या सम्राट वेस्पेशियन ने भारी कॉलम आसानी से ढोने वाली मशीन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि उसे डर था कि मजदूर बेरोजगार होकर विद्रोह कर देंगे। अरे बाप रे। तो ये दिखाता है कि कैसे एक्सट्रैक्टिव व्यवस्थाएं न सिर्फ मौके छीनती हैं, बल्कि तरक्की को भी रोक देती हैं। तो रोम का पतन भी काफी हद तक अंदरूनी समस्याओं की वजह से हुआ। बढ़ती असमानता, सत्ता का कुछ हाथों में सिमटना और नए विचारों और तकनीक को दबाना। एकदम सही कहा। दोनों कहानियों में वेनिस और रोम एक साफ पैटर्न दिखता है। जब संस्थाएं, मतलब समाज के नियम और व्यवस्थाएं इंक्लूसिव थीं, यानी ज्यादा लोगों को मौके देती थीं, नए विचारों का स्वागत करती थीं, तब तरक्की हुई। इंक्लूसिव। लेकिन जब ये संस्थाएं एक्सट्रैक्टिव बन गईं, यानी सिर्फ कुछ गिने चुने एलीट लोगों को फायदा पहुंचाने लगी और बाकी लोगों के लिए रास्ते बंद कर दिए, तब पतन शुरू हुआ। ये दिलचस्प है कि इंग्लैंड जैसी जगह जो शुरू में शायद वेनिस व रोम जितनी आगे नहीं थी, वो बाद में आगे निकल गई। हाँ, और उसका कारण भी यही था कि कुछ बड़े ऐतिहासिक मोड़ों के बाद, जैसे ब्लैक डेथ जिससे मजदूरों की कमी हुई और उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ी, और नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज के बाद इंग्लैंड ने धीरे धीरे एक ज्यादा इंक्लूसिव रास्ता अपनाया। अच्छा। वहाँ सत्ता पर अंकुश लगा, आम लोगों को ज्यादा अधिकार मिले और नए विचारों को जगह मिली। हालांकि ये सफलता भी कोई पहले से तय नहीं थी, इसमें काफी संघर्ष और संयोग का भी हाथ था। तो कुल मिला के हमने देखा कि वेनिस और रोम का ऊपर उठना और नीचे गिरना ये सिर्फ राजाओं या लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि समाज के नियम कायदे कितने खुले या बंद थे, कितने इंक्लूसिव और कितने एक्सट्रैक्टिव थे। बिल्कुल। और ये इतिहास ना हमें आज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज की दुनिया में देश और समाज लंबे समय तक सफल और प्रगतिशील बने रहने के लिए इन कहानियों से क्या सबक सीख सकते हैं? किन चीज़ों को खुला रखना ज़रूरी है?
किन अधिकारों की रक्षा करनी जरूरी है और किन खतरों जैसे बढ़ती असमानता या सत्ता का एक जगह सिमटना, इनसे बचना होगा ताकि हम वेनिस या रोम वाली गलतियां ना दोहराएं। Chapter 6 is over. Now let's deep dive into next chapter, Chapter 7. That is the turning point. स्वागत। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लाए हैं जो सोचने पर मजबूर करती है। हाँ बिल्कुल। कल्पना कीजिए कोई एक शानदार मशीन बनाए जो सबका काम आसान कर दे, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से ही रोक दिया जाए। अजीब लगता है सुनने में ना। हाँ, क्यों? तो हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख हैं जो बताते हैं कि कैसे इंग्लैंड में सालों पहले नई खोजों को डर के कारण दबाया गया, और फिर कैसे एक बड़ी पॉलिटिकल घटना, मतलब ग्लोरियस रेवोल्यूशन। हाँ, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने माहौल बदला और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति की एक तरह से नींव रखी। तो आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि क्यों कुछ समाज नई टेक्नोलॉजी अपनाकर आगे बढ़ जाते हैं जबकि कुछ पीछे रह जाते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है साल 1589 में। विलियम ली नाम के एक पादरी थे। उन्होंने बुनाई करने वाली एक कमाल की मशीन बनाई, स्टॉकिंग फ्रेम। स्टॉकिंग फ्रेम। हाँ, ये हाथ से बुनाई करने के मुकाबले काफी मतलब बहुत तेज थी। वो बड़े उत्साह से महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास गए पैटेंट लेने अपनी मशीन का। हाँ बिल्कुल, पैटेंट लेने ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर सके। और यहीं से मतलब कहानी दिलचस्प हो जाती है। सही। महारानी ने पैटेंट देने से साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्यों? पता है क्यों? हाँ, उन्हें डर था। डर इस बात का कि अगर ये मशीन आ गई तो हजारों लोग जो हाथ से बुनाई करके अपना पेट पालते हैं, अच्छा, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे और इससे देश में गड़बड़ हो सकती थी, हंगामा हो सकता था। तो ये बात थी। हाँ, इसे कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का डर। मतलब जब कोई नई चीज आती है तो वो पुरानी चीजों और नौकरियों को खत्म कर सकती है, भले ही वो तरक्की के लिए जरूरी हो। बाद में राजा जेम्स प्रथम ने भी इसी डर से पैटेंट नहीं दिया। शासकों को अपनी कुर्सी हिलने का डर सताता था एक तरह से। ये तो कमाल है। मतलब अच्छी भली तरक्की को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि बदलाव से डर लग रहा था। हाँ, और ऐसा सालों तक चलता रहा। राजा और अमीर लोग अक्सर ऐसी नई खोजों को रोकते थे जिनसे उनकी पावर या उनका पैसा कम होने का खतरा हो। लेकिन फिर आया साल 1688, इंग्लैंड के इतिहास में एक बड़ा मोड़, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। हाँ, ये क्रांति खास थी। हाँ, क्योंकि इसमें ज्यादा खून खराबा नहीं हुआ, बल्कि पार्लियामेंट यानी संसद ने ही राजा को हटाकर नए शासकों को कुछ शर्तों के साथ बुलाया और इससे संसद की ताकत हमेशा के लिए बढ़ गई। हाँ, और समझने वाली बात यह है कि संसद के ताकतवर होने से जमीन पर क्या बदला। हाँ, सबसे पहले लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब संपत्ति के अधिकार मजबूत हुए। प्रॉपर्टी राइट्स, इसका मतलब? सोचो, अगर तुमने कोई बढ़िया आइडिया सोचा या कोई बिजनेस शुरू किया और तुम्हें डर हो कि सरकार या कोई अमीर आदमी आके उसे छीन लेगा, हाँ, तो कोई क्यों मेहनत करेगा? बिल्कुल। तो इन अधिकारों ने लोगों को भरोसा दिया कि उनकी मेहनत और उनकी चीजें सुरक्षित हैं। अच्छा, ये हन था। हाँ, दूसरा, मोनोपोलीज कम हुई। पहले राजा अपने चहेतों को किसी भी व्यापार का अकेला अधिकार, मोनोपोली, दे देते थे। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो आम आदमी को मौका नहीं मिलता था। अब ये मुश्किल हो गया और कंपटीशन बढ़ा। ठीक है। तीसरा, पार्लियामेंट आम लोगों की अर्जियां, पिटिशन सुनने लगी। और चौथा, सरकार ने व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने वाले नियम बनाए, जैसे 1684 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना। अच्छा, बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो इससे बिजनेस के लिए लोन लेना आसान हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, लोन लेना आसान हुआ। अच्छा, तो ये सिर्फ कानून बदलना नहीं था, बल्कि एक पूरा माहौल, एक पूरा एटमॉस्फेयर बदल रहा था, जहां आम लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलने लगा। सही कहा, डर कम हुआ और भरोसा बढ़ा। और इसी भरोसे वाले माहौल ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आग जलाई। जेम्स वॉट का स्टीम इंजन, हाँ, स्टीम इंजन, रिचर्ड आर्कराइट की पानी से चलने वाली कताई मशीन, वाटर फ्रेम, हेनरी कॉट के लोहा बनाने के नए तरीके, ये सब आविष्कार सामने आए। वाह। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर आविष्कारक और फैक्ट्री लगाने वाले लोग नए बैकग्राउंड से थे, पुराने अमीर खानदानों से नहीं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, यहाँ तक कि नहरें, कैनाल्स, सड़कें, रोड्स और रेलवे बनाने वाले इंजीनियर भी ज्यादातर नए लोग थे। ये दिखाता है कि जब मौके मिलते हैं तो कहीं से भी टैलेंट उभर सकता है। सही बात है। और ये क्रांति सिर्फ मशीनों और पैसों तक ही सीमित नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे ये नए उद्योगपति अमीर और असरदार हुए, उन्होंने अपने लिए पॉलिटिकल राइट्स भी मांगे। अच्छा,
मतलब आर्थिक शक्ति के साथ राजनीतिक शक्ति भी। हाँ, उन्हें लगा कि जब देश की इकोनॉमी में उनका इतना बड़ा हाथ है तो देश चलाने में भी उनकी आवाज होनी चाहिए। लॉजिकल है। और इसी सोच का नतीजा था 1832 का रिफॉर्म एक्ट। रिफॉर्म एक्ट इसने क्या किया? इसने मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे जो नए इंडस्ट्रियल शहर उभर रहे थे, उन्हें पार्लियामेंट में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया। यानी इकोनॉमिक पावर ने पॉलिटिकल पावर को भी बदल दिया। वाह, तो ये पूरी कड़ी जुड़ती है। राजनीतिक बदलाव से आर्थिक माहौल बदला, जिससे नई खोजें हुई और फिर उस आर्थिक तरक्की ने वापस राजनीतिक बदलाव लाए। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे इंग्लैंड में पॉलिटिकल बदलावों ने इकोनॉमिक तरक्की और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए दरवाजे खोले। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ नई टेक्नोलॉजी या आविष्कार होना ही काफी नहीं है। माहौल भी चाहिए। हाँ, समाज का माहौल, कानून और पॉलिटिकल सिस्टम का खुला होना भी उतना ही जरूरी है, ताकि नए आइडियाज पनप सकें और देश आगे बढ़ सके। बिल्कुल। अब सोचने वाली बात यह है, क्या आज की दुनिया में भी हम ऐसी नई खोजों को रोक रहे हैं जिनसे भले ही कुछ लोगों का काम जाए पर समाज बहुत आगे बढ़ सकता है? ये गहरा सवाल है। क्या आज भी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का डर हमें नई संभावनाओं को, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से रोक रहा है? Creative destruction is must. It helped to eliminate old technology and let us enjoy the more efficient and productive new technology. It obviously take time, but eventually it happens. Like the Orkut and Facebook face-off. Now Facebook or Instagram, maybe. Chapter 7 is over. Now we have to move on to next chapter, that is chapter 08. Not our turn. Barriers to development. आज हम एक बहुत जरूरी सवाल पर गौर कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि दुनिया के कुछ हिस्से जो कभी फल फूल रहे थे या तेजी से बढ़ रहे थे, वो पिछड़ कैसे गए। हाँ। और इसमें यूरोप के फैलाव और उनके ट्रेड का क्या हाथ था। बिल्कुल। और हमारी चर्चा का बेस है विकास का उल्टाओ, किताब के कुछ हिस्से। हाँ, मकसद ये समझना है कि यूरोप के आने से इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जैसी जगहों की इकोनॉमी और सोसाइटी मतलब पूरी तरह कैसे बदल गई। और कई बार तो विकास की गाड़ी पीछे ही चली गई। सोचिए, मसालों की खुशबू के पीछे नरसंहार कैसे। चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं इंडोनेशिया के मुलुक्का द्वीपों से। इनको मसाला द्वीप भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। 17वीं सदी में ये जायफल, जावित्री, लौंग, इन चीजों के दुनिया में अकेले सोर्स थे। मतलब ग्लोबल ट्रेड के हॉटस्पॉट। मसाले दो, जरूरत का सामान लो। सही। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच। 1602 में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आई थी। अच्छा। हाँ, उनके पास अपनी फौज थी और उनका लक्ष्य एकदम साफ था, मसालों के व्यापार पर पूरी मोनोपोली, मतलब एकाधिकार। और ये मोनोपोली ये उन्होंने कैसे हासिल की? क्या सिर्फ बातचीत से? नहीं, बातचीत से ज्यादा जोर जबरदस्ती पर था। अम्बोन, टेरनेट जैसी जगहों पर तो डरा धमका के संधियां की। और जहां बात नहीं बनी, जैसे कुछ द्वीपों पर, वहां तो लौंग की कीमती पेड़ ही कटवा दिए। अरे। और बांदा द्वीप समूह का मामला तो और भी भयानक है। क्यों? वहां क्या खास था? वहां सिर्फ जायफल और जावित्री उगते थे। और दिक्कत ये थी कि कोई एक राजा नहीं था जिसे मजबूर किया जा सके। तो डच ने क्या किया? तो 1621 में डच गवर्नर कोएन ने मुनाफे के लिए एक वहशी कदम उठाया। कैसा कदम? लगभग 15,000 लोगों का नरसंहार। क्या? 15,000 लोग सिर्फ मसालों के लिए? हाँ, बचे खुचे लोगों से खेती का तरीका सीखा, फिर डच लोगों को जमीनें दी और गुलामों से खेती करवाई। और शर्त ये कि सारा मसाला सिर्फ कंपनी को बिल्कुल तय कीमत पर बेचना होगा। ये उन्होंने जानबूझकर एक शोषण करने वाली व्यवस्था बनाई, मतलब एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। मुनाफे के लिए इतना कुछ, इसका असर क्या हुआ फिर? असर बहुत गहरा। दुनिया में मसालों की सप्लाई सीधी 60% घट गई। दाम आसमान छूने लगे। जाहिर है। और इस क्रूरता को देखकर दक्षिण पूर्व एशिया के कई राज्यों ने डर के मारे व्यापारी समेट लिया, अपनी निर्यात वाली फसलें तक नष्ट कर दी। जैसे बैंटन ने काली मिर्च के पेड़ काट दिए। यानी विकास रुक गया। बिल्कुल, पटरी से ही उतर गया। ये तो हुई मसाला द्वीपों की बात। अफ्रीका में कहानी थोड़ी अलग थी, पर शायद उतनी ही विनाशकारी है ना? हाँ, अफ्रीका में गुलामी पहले से थी, लेकिन यूरोप की मांग ने, खासकर अमेरिका और कैरेबियन में, चीनी और कपास के बागानों के लिए, इसने अटलांटिक दास व्यापार को एक भयानक इंडस्ट्री बना दिया। कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा अफ्रीकियों को उनके घर से उनके महाद्वीप से बाहर ले जाया गया। 1 करोड़? ये कैसे मुमकिन हुआ? तरीका बहुत क्रूर था। यूरोपीय व्यापारी क्या करते थे? वो बंदूकें
और गोला बारूद लाते थे और बदले में गुलाम खरीदते थे। हाँ, जो ज्यादातर लड़ाइयों में पकड़े गए लोग होते थे। और इसका नतीजा, अफ्रीका के अंदर लड़ाइयां और बढ़ गईं। क्यों? क्योंकि हथियार पाने के लिए ज्यादा बंदी चाहिए थे। सोचिए, 1730 के दशक में पश्चिमी अफ्रीका के तट पर हर साल करीब 1,80,000 बंदूकें आयात होती थीं। बाप रे, मतलब बंदूकों ने और लड़ाई भड़काई, जिससे और गुलाम मिले। एक दुष्चक्र जैसा बन गया। बिल्कुल सही। और समाज पर असर, समाज बिखरने लगे। ओयो, डहोमी, अशांते जैसे कई राज्य तो बस गुलाम पकड़ने और बेचने पर ही फोकस करने लगे। पुरानी व्यवस्थाएं टूट गई होंगी। हाँ, लगातार लड़ाइयों ने सब तबाह कर दिया। यहाँ तक कि कानूनों और रिवाजों को भी बदला गया ताकि ज्यादा लोगों को गुलाम बनाया जा सके। कितना बुरा असर पड़ा होगा आबादी पर। इतिहासकार मैनिंग का अनुमान है कि 1850 तक पश्चिमी और मध्य अफ्रीका की आबादी आधी रह गई थी जितनी इस व्यापार के बिना होती। आधी? हाँ, और ये सिर्फ बाहर भेजे गए लोगों की वजह से नहीं, बल्कि इन अंदरूनी लड़ाइयों में मारे गए लाखों लोगों की वजह से भी था। और जब 1807 में ब्रिटेन ने ये व्यापार बंद किया, क्या तब गुलामी खत्म हुई? नहीं, यही कहानी में एक और दुखद मोड़ है। अटलांटिक व्यापार बंद होने से अफ्रीका के अंदर गुलामी खत्म नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। कैसे? अब उन्हीं गुलामों को अफ्रीका में ही पाम ऑयल, मूंगफली जैसी चीजें उगाने में लगा दिया गया। इसे नाम दिया गया लेजिटिमेट कॉमर्स, यानी जायज व्यापार। ओह! और इसने अफ्रीका में इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिकरण के संभावनाओं को पूरी तरह खत्म कर दिया। तो अफ्रीका में गुलामी और फिर उस जायज व्यापार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोका। अब दक्षिण अफ्रीका चलते हैं, वहां कहानी कुछ और थी। हाँ, दक्षिण अफ्रीका की कहानी थोड़ी अलग है। शुरुआत में वहां दास व्यापार का असर उतना नहीं था। 19वीं सदी में जोसा जैसे अफ्रीकी समुदायों ने तो यूरोपीय लोगों से मिले नए मौकों को अपनाया भी। अच्छा। जैसे हल चलाना सीखा, जमीन खरीदी, खेती में काफी तरक्की की। वो इतने खुशहाल हो गए थे कि एक बार उन्होंने इंग्लैंड के गरीब मजदूरों के लिए चंदा तक भेजा था। ये तो तरक्की लगती है, फिर उल्टाव कैसे हुआ? यहीं पर आर्थर लुइस की ड्यूअल इकोनॉमी वाली थ्योरी आती है। दोहरी अर्थव्यवस्था। वो क्या है? ये थ्योरी कहती है कि पिछड़े देशों में अक्सर दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं साथ साथ चलती हैं। एक पिछड़ा पारंपरिक गांव का इलाका और दूसरा शहरों का आधुनिक सेक्टर। दक्षिण अफ्रीका ऊपर से ऐसा ही दिखता था, पर ये अपने आप नहीं बना था। इसे जानबूझकर बनाया गया था। जानबूझकर? क्यों भला? दो मुख्य कारण। एक, गोरे यूरोपीय किसान इन सफल अफ्रीकी किसानों से मुकाबला नहीं करना चाहते थे। और दूसरा, जो ज्यादा जरूरी था, वहां हीरे और सोने की खदानें मिली थीं और खदान मालिकों को बहुत सारे सस्ते मजदूर चाहिए थे। तो उन्होंने क्या किया इन अफ्रीकी किसानों को रोकने के लिए? उन्होंने 1913 में नेटिव्स लैंड एक्ट नाम का एक कानून बनाया। नेटिव्स लैंड एक्ट? हाँ, इसने देश की 87% जमीन गोरे लोगों के लिए रिजर्व कर दी, जो आबादी का सिर्फ 20% थे। और बाकी 13% वो अफ्रीकियों के लिए छोड़ दी। इन्हें होमलैंड्स कहा गया। ये छोटी, अक्सर कम उपजाऊ जमीनें थीं। मतलब अफ्रीकियों को उनकी अच्छी जमीनों से हटा दिया गया। बिल्कुल, लाखों लोगों को हटाकर इन छोटी जगहों में ठूस दिया गया। मकसद साफ था, उनकी खेती बर्बाद करो ताकि वे मजबूरी में खदानों और गोरों के खेतों में सस्ते मजदूर बन जाएं। यानी जो तरक्की उन्होंने की थी उसे पूरी तरह पलट दिया गया। हाँ, और इसे और पक्का करने के लिए और भी कदम उठाए गए। जैसे जमीन पर पारंपरिक मुखियाओं का कंट्रोल बढ़ा दिया ताकि निजी संपत्ति रखना मुश्किल हो जाए। कलर बार जैसे कानून बनाए जिनसे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां सिर्फ गोरों के लिए रिजर्व हो गई। और शिक्षा? 1950s का बंटू एजुकेशन एक्ट तो बना ही इसलिए था कि अफ्रीकियों को ऐसी शिक्षा मिले कि वे सिर्फ कम मजदूरी वाले कामों के लायक ही रहें। तो नतीजा एक ऐसी व्यवस्था थी जो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनी थी, दूसरों के शोषण पर। बिल्कुल, एक पूरी शोषणकारी अर्थव्यवस्था। विकास हुआ, पर सीमित, सिर्फ माइनिंग जैसे क्षेत्रों में, नई खोजों पर आधारित नहीं। अश्वेत आबादी को हाशिए पर धकेल दिया गया। अमीर गरीब के बीच की खाई आसमान छूने लगे। और ये व्यवस्था खत्म कैसे हुई? ये अपने आप खत्म नहीं हुई। इसे अश्वेत लोगों के लंबे संघर्ष और 1994 में आए राजनीतिक बदलाव ने खत्म किया। तो हमने आज देखा कि कैसे यूरोप का विस्तार कई जगहों पर सिर्फ पिछड़ेपन के साथ साथ नहीं चला, बल्कि उसने सक्रिय रूप से विकास को रोका या पीछे धकेला। हाँ, चाहे वो मसाला द्वीपों में मसालों पर मोनोपली और नरसंहार हो, अफ्रीका में दास व्यापार का जाल हो, या दक्षिण अफ्रीका में जानबूझकर बनाई गई वो ड्यूअल इकोनॉमी हो। इन सब ने शोषणकारी व्यवस्थाएं थोपी, व्यापार को उल्टा और इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोका। और इन थोपी गई व्यवस्थाओं की गहरी छाप
खासकर असमानता के रूप में, आज भी दुनिया के कई हिस्सों में महसूस होती है। जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि बाहरी ताकतों ने कैसे विकास की गाड़ी को पटरी से उतारा, लेकिन क्या आज हमारे समाजों या अर्थव्यवस्थाओं के अंदर भी ऐसी ताकतें हो सकती हैं जो धीरे धीरे, शायद अनजाने में ही विकास को पीछे धकेल रही हों? सोचने वाली बात है। वे कैसी दिख सकती? You can pause and replay any topic you think you are getting confused. Chapter 8 is over now. Let's move to Chapter 9. सोचिए जरा, एक पूरा देश कैदियों ने बसाया और उन कैदियों को ऐसे अधिकार मिल गए जो उन्हें शायद अपने देश में भी कभी नहीं मिलते। हाँ, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? बिल्कुल। तो आज हम कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानियों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद कुछ देश इतने अमीर कैसे हो गए जबकि बाकी दुनिया थोड़ी पीछे रह गई। सही बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान के सफर पर ले जाएगी। देखते हैं कि इन देशों ने ये समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी का रास्ता पकड़ा कैसे। बिल्कुल। और इन सब कहानियों के पीछे ना एक मोटी बात छिपी हुई है। अच्छा, क्या? वो ये कि जिन समाजों में, मतलब जहाँ कानून सबके लिए बराबर होता है और जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, उसे हम चाहे तो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। हाँ। वहाँ तरक्की होती है। और जहाँ सारी ताकत और मौके बस कुछ ही लोगों के हाथ में होते हैं, यानी एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। हाँ बिल्कुल, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। वहाँ विकास या तो रुक जाता है या फिर टिकाऊ नहीं होता। तो आज देखेंगे कि ये बदलाव अलग अलग जगहों पर कैसे आए। चलिए तो फिर ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। इसकी कहानी तो वाकई मतलब हटके है। इसे बसाया गया था एक सजा कॉलोनी, एक पीनल कॉलोनी के तौर पर। हाँ, ब्रिटेन अपने कैदियों को वहां भेजते था। और हेनरी और सुजाना केबल एक कैदी पति पत्नी थे। उनकी कहानी बड़ी मजेदार है। उनका सामान जो था वो जहाज के कैप्टन ने गायब कर दिया। तो उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने कैप्टन पर ही कोर्ट में केस कर दिया। क्या बात है, कैदियों ने? हाँ, कैदियों ने। ये उस जमाने के हिसाब से तो मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था। ब्रिटिश कानून में कैदियों का कोई अधिकार ही नहीं थे, ऐसे वो केस नहीं कर सकते थे। तो ये हुआ कैसे फिर? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के हालात ना ब्रिटेन से बिल्कुल अलग थे। पहली बात तो ये कि वहाँ कोई बहुत बड़ी लोकल आबादी नहीं थी जिसका शोषण किया जा सके। अच्छा। और दूसरी बात, शुरू में वहाँ कोई सोना चांदी जैसा खजाना भी हाथ नहीं लगा। अब जो गार्ड्स थे उनको कॉलोनी चलानी थी, काम करवाना था। हाँ, कैदियों से ही करवाना था। बिल्कुल। तो उन्हें कैदियों की जरूरत थी। अब कैदियों से काम कैसे करवाएं? उन्हें कुछ न कुछ इंसेंटिव देना पड़ा। मतलब लालच देना पड़ा। हाँ, कह सकते हैं। पहले शायद काम के बदले सिर्फ खाना देते होंगे, फिर धीरे धीरे अपने लिए काम करने की छूट दी, फिर मजदूरी, जमीन और आखिर में नागरिक अधिकार भी देने पड़े। तो ये एक तरह की मजबूरी थी गार्ड्स के। हाँ बिल्कुल, उन्हें कैदियों का सहयोग चाहिए था तो अधिकार देने पड़े। ये जरूरत ने ही अनजाने में ही सही एक ज्यादा इंक्लूसिव व्यवस्था की नींव डाल दी। दिलचस्प है। और बाद में जब कुछ लोग बड़े जमींदार बन गए, जिन्हें स्क्वाटोक्रेसी कहा जाने लगा, तब उनके और अपने हक मांग रहे जो पूर्व कैदी थे उनके बीच टकराव भी हुआ। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। हाँ, और इसी संघर्ष से एक और चीज निकली, ऑस्ट्रेलियन बैलेट, यानी सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान, ताकि वोट डालते वक्त कोई दबाव ना डाल सके। बिल्कुल सही। तो पूरी कहानी ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जमीनी हकीकत ने, जरूरत ने कानूनों को बदला और अधिकारों का रास्ता खोला। तो ऑस्ट्रेलिया का रास्ता तो मजबूरी और जरूरत से बना। अब यूरोप चलते हैं, फ्रांस। वहां क्रांति से पहले माहौल कैसा था? क्रांति से पहले फ्रांस, एक राजा जिसके पास सारी ताकत थी। समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था, अमीर लोग, चर्च वाले और बाकी सब आम जनता। और सारा टैक्स का बोझ आम लोगों पर। हाँ बिल्कुल। और जो व्यापार था उस पर पुराने गिल्ड्स, मतलब व्यापार संघों का कब्जा था। वो नए लोगों को आसानी से घुसने नहीं देते थे। मतलब बंद व्यवस्था थी एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन फिर 4 अगस्त 1789 को एक बड़ा नाटकीय मोड़ आया। नेशनल असेंबली ने एक ही झटके में पूरी पुरानी जमींदारी व्यवस्था, जिसे फ्यूडलिज्म कहते हैं, वो खत्म कर दी। एक ही रात में? हाँ, और ऐलान किया कि टैक्स सब पर बराबर लगेगा और कानून के सामने सब बराबर होंगे। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। जबरदस्त। इसने पुरानी जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस थीं, उनकी जड़ें हिला दी। अब सवाल है, ये हुआ क्यों? क्यों? तो देखिए, सरकार का खजाना खाली था,
लोगों में नए विचार फैल रहे थे। बराबरी के अधिकारों के। हाँ, और समाज में अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी। लेकिन सबसे खास बात जो हुई वो ये कि इस क्रांति का निर्यात हुआ, एक्सपोर्ट हुआ। निर्यात? हाँ। मतलब फ्रांस ने अपने आइडियाज बेचे नहीं, फैलाए। ज्यादातर नेपोलियन की फौजों के जरिए। अच्छा, जहां-जहां फौजें गईं। हाँ, जहां-जहां नेपोलियन की सेनाएं गईं, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी के कुछ हिस्से, वहां उन्होंने ये फ्रांसीसी मॉडल लागू किया। जमींदारी खत्म, गिल्ड्स हटाए और सबसे जरूरी कोड नेपोलियन लागू किया, जो सबके लिए एक जैसा कानून था। बिल्कुल। और इसका नतीजा देखिए, जिन इलाकों में फ्रांस ने ये सुधार किए वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा तेजी से हुआ। उन इलाकों के मुकाबले जहां पुरानी व्यवस्था चलती रही, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी या रूस। कमाल है। ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस कितने जरूरी हैं। बिल्कुल। अब एशिया की तरफ देखते हैं। जापान। 19वीं सदी के बीच में जापान कैसा था? जापान उस वक्त दुनिया से कटा हुआ था। असल में राज था शोगुन का, जो मिलिट्री कमांडर होता था। सम्राट तो बस नाम के थे। और समुराई थे, है ना, वो योद्धा वर्ग। हाँ, समुराई वर्ग था जिन्हें खास अधिकार मिले हुए थे। चीन से थोड़ा अलग था मामला। जापान में सत्सुमा जैसे कुछ ताकतवर इलाके थे जो काफी हद तक आजाद थे शोगुन से। फिर क्या हुआ कि अमेरिकी जंगी जहाज आ गए और जापान को एकदम से एहसास हुआ कि वो सैनिक रूप से कितने कमजोर हैं। और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। हाँ, यहीं से 1868 में मेजी सुधार यानी मेजी रेस्टोरेशन की कहानी शुरू होती है। सत्सुमा जैसे इलाके के कुछ नेताओं ने शोगुन को हटाकर सत्ता वापस सम्राट को सौंप दी। लेकिन असल मकसद सिर्फ सम्राट को वापस लाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मकसद था पूरे सिस्टम को बदलना ताकि जापान पश्चिम का मुकाबला कर सके। उन्होंने बहुत तेजी से बड़े-बड़े कदम उठाए। जैसे पुरानी जमींदारी खत्म कर दी, टैक्स सिस्टम बदला, कानून के सामने सबको बराबर किया, समुराई के सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, रेलवे इंडस्ट्री में भारी निवेश किया और तो और एक संविधान बनाया, पार्लियामेंट बनाई। तो ये एक तरह से ऊपर से किया गया सोचा समझा बदलाव था। हाँ, काफी हद तक। बाहरी दबाव और कुछ अंदरूनी नेताओं की दूरदर्शिता ने जापान को मजबूर किया कि वो जानबूझकर अपनी संस्थाओं को बदलें। उन्होंने पुरानी एक्सट्रैक्टिव व्यवस्था को तोड़ा और एक ज्यादा इंक्लूसिव व्यवस्था बनाई। और इसका नतीजा ये हुआ कि जापान बहुत तेजी से एक इंडस्ट्रियल पावर बन गया, जबकि उसी दौरान चीन पीछे रह गया क्योंकि वहां शायद वैसी राजनीतिक इच्छा शक्ति या एकता नहीं बन पाई। तो हमने ये 3 अलग-अलग रास्ते देखे। ऑस्ट्रेलिया में मजबूरी से अधिकार मिले, फ्रांस में क्रांति हुई और वो फैली, और जापान ने जानबूझकर सुधार किए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब क्या समझें इससे? देखिए, निचोड़ बिल्कुल साफ है। जिन देशों ने ऐसी संस्थाएं बनाई जहां ज्यादा लोगों को मौके मिले, आर्थिक भी और राजनीतिक भी, जहां कानून का राज था, संपत्ति सुरक्षित थी, मतलब इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, हाँ, वही देश लंबे समय में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा उठा पाए और अमीर बने। और ये कोई अपने आप नहीं हो गया। हाँ, हर जगह संघर्ष था, टकराव था। बिल्कुल, और इतिहास के कुछ खास मोड़ थे। तो आज के लिए सोचने वाली बात क्या छोड़े हम? सोचने वाली बात यह है कि आज भी दुनिया में जो अमीरी और गरीबी का इतना बड़ा फर्क दिखता है ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं इसी इतिहास में कि किसने कब और कैसे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को अपनाया। और आज के दौर में ये सवाल उठता है कि कौन सी ताकतें हैं? क्या वो टेक्नोलॉजी है या ग्लोबल पॉलिटिक्स या सामाजिक आंदोलन जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विकास के ऐसे ही नए रास्ते खोल रही हैं, या शायद पुरानी रुकावटों को और मजबूत कर रही हैं? Oh my God, you are doing great. It's almost 1/3 book. We have completed. Let's move on to chapter 10, The Diffusion of Prosperity. नमस्ते। आज इतिहास से एक बड़ी दिलचस्प कहानी और उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, कुछ लोग रात के अंधेरे में चेहरे पर कालिख पोतकर बंदूकें लेकर घूम रहे हैं और अमीरों से पैसे मांग रहे हैं। कौन थे ये लोग और क्यों? ये बात है 18वीं सदी के इंग्लैंड की। इन लोगों को ब्लैकर्स कहा जाता था, पर ये कोई अपराधी गिरोह नहीं थे। ये असल में आम लोग थे, किसान, मजदूर। बिल्कुल। इनकी जमीनें, इनके जंगल इस्तेमाल करने के हक छीने जा रहे थे राजा और अमीर लोगों द्वारा। तो ये रात में पहचान छिपाकर अपना विरोध जताते थे। इस पर सरकार का रिएक्शन, एक बहुत ही सख्त कानून, ब्लैक एक्ट। इतना सख्त कि अगर किसी ने चेहरा काला किया है, बस इतना ही, तो भी फांसी हो सकती थी। पर कहानी में एक मोड़ है।
हाँ बिल्कुल। एक केस बड़ा मशहूर हुआ, जॉन हंट्रिज का। उस पर इल्जाम था कि वो इन ब्लैकर्स की मदद कर रहा है। और मजे की बात यह कि उस वक्त के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपुल वो खुद इस केस में लगे हुए थे, सबूत जुटा रहे थे। अरे मतलब प्रधानमंत्री खुद? फिर तो सजा पक्की होगी। हाँ, लगता तो यही था। लेकिन हुआ ये कि जूरी ने, और जूरी में जमींदार लोग भी थे, उन्होंने हंट्रिज को बरी कर दिया। बरी कर दिया? क्यों? शायद सबूत में कुछ कमी रह गई या प्रक्रिया का कोई मसला था। लेकिन ये दिखाता है कि सिर्फ कानून बना देना ही सब कुछ नहीं होता। इंग्लैंड में तब तक रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का शासन, वो चीज अपनी जड़ें जमा चुकी थी। अच्छा, रूल ऑफ लॉ यानी कानून सबके लिए बराबर, चाहे वो आम आदमी हो या प्रधानमंत्री। बिल्कुल, कानून सबसे ऊपर। पर मेरा सवाल यह है कि ये ताकतवर लोग जैसे वॉलपोल या वो जमींदार, ये खुद कानून को क्यों मान रहे थे? वो तो सत्ता में थे, चाहते तो शायद बदल देते कानून। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअस सर्कल का, मतलब एक गुणी चक्र। गुणी चक्र, ये क्या होता है? देखिए, इंग्लैंड में पहले एक क्रांति हुई थी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। उसने राजा की सारी ताकत छीन ली और उसे कई अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। व्यापारी थे, जमींदार थे और भी कई। इसी को प्लूरलिज्म कहते हैं, मतलब पावर किसी एक के हाथ में नहीं। ठीक है, शक्ति बंटी हुई थी, प्लूरलिज्म। हाँ, अब सोचिए, अगर इन ग्रुप्स में से कोई एक, मान लीजिए जमींदार, कानून तोड़ना शुरू कर दे अपने फायदे के लिए, तो बाकी क्या करेंगे? व्यापारी सोचेंगे हम क्यों पीछे रहें, फिर तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। हाँ, अराजकता फैल सकती है। बिल्कुल, शायद पुरानी तानाशाही लौट आती। तो एक तरह से अपने खुद के फायदे के लिए, अपने हितों को बचाने के लिए इन सभी ग्रुप्स को रूल ऑफ लॉ का पालन करना पड़ा। वो खुद ही अपने बनाए जाल में बंध गए। अरे वाह, मतलब अच्छा, सिस्टम खुद को ही बचाता है और मजबूत करता है, ये तो कमाल की बात है। हाँ, यही है वर्चुअस सर्कल। जब आपके पास इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हो, मतलब ऐसी संस्थाएं जहां शक्ति बटी हो, जहां कानून का राज हो, तो वो इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को जन्म देती हैं। इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि निष्पक्ष बाजार, जहां सबको बराबर मौका मिले, कोई एक अपनी मनमानी न चला सके। इससे क्या होता है? थोड़ी संपत्ति ज्यादा लोगों के हाथ में आती है, आम लोग थोड़े और सशक्त होते हैं, और फिर वो और अधिकारों की मांग करते हैं। बिल्कुल, जैसे इंग्लैंड में हुआ। धीरे धीरे वोट देने का अधिकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिला। 1832 में, फिर 1867, 1884 ये रिफॉर्म एक्ट्स आए। अच्छा, तो ये जो सुधार हुए, ये भी इसी वर्चुअल सर्कल का हिस्सा थे? हाँ, एलीट्स यानी जो सत्ता में थे, उन्हें डर था कि अगर आम लोगों को कुछ नहीं दिया तो शायद बड़ी क्रांति हो जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे अधिकार बांटे। इसे ग्रेजुअल चेंज कहते हैं। यह भी उसी चक्र का नतीजा था। थोड़ा देना सब कुछ खोने से बेहतर समझा गया। क्या अमेरिका में भी ऐसा कुछ हुआ? मैंने वो रॉबर बैरन्स के बारे में सुना है, बहुत अमीर उद्योगपति जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया था। हाँ। 19वीं सदी के आखिर में अमेरिका में भी यही हुआ। रॉकफेलर ने तेल पर, मॉर्गन ने स्टील पर भयंकर मोनोपोली, मतलब एकाधिकार बना लिया था। वो कीमतें तय करते थे, कंपटीशन खत्म कर देते थे। तो फिर वहां सिस्टम ने कैसे काम किया? देखिए, अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था भी समावेशी थी। चुनाव थे, अदालतें थीं, और एक बहुत जरूरी चीज, आजाद प्रेस। आजाद प्रेस? हाँ, आइडा टार्बल जैसे पत्रकार थे, जिन्हें मकरेकर्स कहते थे, खोजी पत्रकार। उन्होंने इन मोनोपोलीज की पोल खोली। जनता में गुस्सा बढ़ा। अच्छा। और उस जनता के दबाव में ही सरकार को एंटी ट्रस्ट कानून लाने पड़े, शर्मन एक्ट, क्लेटन एक्ट, ताकि बाजार में मुकाबला बना रहे, किसी एक का कब्जा ना हो। ये भी वर्चुअस सर्कल का ही एक उदाहरण है। सिस्टम ने प्रॉब्लम देखी और खुद को ठीक किया। और एक किस्सा और सुना है मैंने, राष्ट्रपति रूजवेल्ट का, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने जज भरने की कोशिश की थी। हाँ, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, FDR, 1930s की बात है। वो अपना न्यू डील प्रोग्राम लागू करना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके कुछ कानूनों को रोक रहा था। तो उन्होंने सोचा कि कोर्ट में और जज भर दें जो उनके पक्ष में हों। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने ही रोक दिया। और मजे की बात है कि उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी विरोध किया। क्योंकि उन्हें डर था कि इससे शक्तियों का संतुलन, जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो बिगड़ जाएगा। मतलब तानाशाही का डर। हाँ बिल्कुल, उन्हें डर था कि कहीं ये रास्ता तानाशाही की तरफ ना ले जाए, जैसे अर्जेंटीना में पेरोन ने किया था।
कोर्ट को कंट्रोल करके। तो अमेरिकी सिस्टम ने एक बार फिर खुद को संभाल लिया। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड हो या अमेरिका, हमने देखा कि ये जो समावेशी संस्थाएं हैं, जहां ताकत बटी हुई है, जहां कानून का राज है, वो न सिर्फ मुश्किलों का सामना करती हैं बल्कि उनसे और मजबूत होकर निकलती हैं। सही कहा। रूल ऑफ लॉ, प्लूरलिज्म और आम लोगों की बढ़ती ताकत, इन सब ने मिलकर एक ऐसा गुणी चक्र चलाया जिसने समाज को आगे बढ़ाया। ये दिखाता है कि जब इंस्टीट्यूशंस ऐसे हों जहां पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो और नियम सबके लिए बराबर हों, तो वो अंदर की चुनौतियों से लड़कर खुद को बेहतर बना सकती हैं। एक तरह का सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। बिल्कुल, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप जैसा आपने कहा। हाँ, और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में हम अपनी संस्थाओं को कैसे इतना समावेशी और मजबूत बनाए रख सकते हैं। कैसे सुनिश्चित करें कि ये गुणी चक्र चलता रहे, इस पर सोचिएगा जरूर। Now let's move to the chapter 11, The Virtuous Circus. सोचिए एक ऐसा खेल जहां नियम हमेशा कुछ ही लोगों का साथ दें और दूसरों के लिए जीतना नामुमकिन सा हो जाए। क्या हो अगर पूरे के पूरे देश ही इसी तरह काम करते हों? सही बात है। आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं विशस सर्कल या कह लें एक बुरा कुचक्र। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे कुछ देशों में गरीबी और ताकत मतलब पावर कुछ ही लोगों के हाथ में सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए हम थोड़ा इतिहास में झांकेंगे, जैसे सिएरा लियोन, ग्वाटेमाला और अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा। हाँ, ये उदाहरण काफी कुछ साफ करते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये चक्र चलता कैसे है और क्यों इसे तोड़ना इतना मुश्किल होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सिएरा लियोन से। जब अंग्रेज वहां थे, उन्होंने अपना राज कैसे जमाया? क्या सिस्टम था उनका? देखिए, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जो लोकल मुखिया थे, जिन्हें वो पैरामाउंट चीफ कहते थे, उनको थोड़ी ताकत दे दी। अच्छा। ये चीफ लोगों से टैक्स वसूलते थे और अंग्रेजों के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखते थे, एक तरह से अंग्रेजों के एजेंट। फिर किसानों से उनकी फसलें जैसे कॉफी है, कोको है, ये सब बहुत कम दाम पर खरीदने के लिए खास मार्केटिंग बोर्ड्स बनाए। मार्केटिंग बोर्ड्स ये क्या थे? कहने को तो ये थे कि बाजार में दाम ऊपर नीचे हो तो किसान को बचाएंगे, पर असल में ये उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा हड़पने का तरीका बन गए। और तो और जो कीमती हीरे थे, डायमंड्स, उनकी खुदाई पर भी डी बियर्स जैसी बस एक ही बड़ी कंपनी का कब्जा था, मतलब मोनोपोली। तो सारा फायदा कंपनी को और सरकार को, आम लोगों को कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, आम लोगों को कोई खास फायदा नहीं मिला। ये थी एक्सट्रैक्टिव व्यवस्था। और जब सिएरा लियोन आजाद हुआ तब तो चीजें बदली होंगी। यही तो पेंच है, ज्यादा कुछ नहीं बदला। सीए का स्टीवंस जैसे नए नेता आए सत्ता में, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के बनाए हुए शोषण के तरीकों को, यानी एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस को ही जारी रखा, बल्कि और सख्ती से। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस मतलब? वही सिस्टम जो सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाए। बिल्कुल, जहां देश की दौलत या मेहनत का फल आम लोगों तक नहीं पहुंचता, बस ऊपर के कुछ लोग या शासक ही इसे लेते हैं। स्टीवंस के राज में तो किसानों को उनकी फसल का दाम वर्ल्ड मार्केट के मुकाबले कभी-कभी सिर्फ 10% ही मिलता था। क्या सिर्फ 10%? ये तो लूट हुई। हाँ, और एक और चीज, स्टीवंस ने मेंडेलिन जाने वाली रेलवे लाइन तक उखड़वा दी। रेलवे लाइन? हाँ। क्यों? उससे तो इकोनॉमी को फायदा होता। हाँ होता, लेकिन वो इलाका उसके राजनीतिक विरोधियों का गढ़ था। उसे डर था कि रेलवे से वो इलाका तरक्की करेगा और उसके विरोधी मजबूत हो जाएंगे। अरे, मतलब देश के नुकसान पर अपनी सत्ता बचाई। बिल्कुल, उसके लिए कुर्सी ज्यादा जरूरी थी। तो ये साफ दिख रहा है, मतलब राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनाई जो उन्हीं को फायदा दे, और उस पैसे ने फिर उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत की। यही है वो कुचक्र। एकदम सही, यही है वो विशेष सर्कल जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे को ताकत देते रहते हैं। अच्छा, ये पैटर्न तो ग्वाटेमाला में और भी पुराना लगता है ना? हाँ, ग्वाटेमाला की कहानी तो और भी साफ है। वहां स्पेन से जो हमलावर आए थे, उनके वंशज, मतलब एक छोटा सा एलीट वर्ग। एलीट मतलब? वही अमीर और ताकतवर लोग। हाँ, जिनके पास सारी जमीन, सारा पैसा, सारी ताकत थी। ये लोग लगभग 400 साल तक हावी रहे। 400 साल? पहले उन्होंने वहां के मूल निवासियों से जबरदस्ती काम करवाया, जिसे एनकोमिएंडा और रिपार्टिमिएंटो कहते थे। बाद में
जब दुनिया में कॉफी की मांग बढ़ी तो इन्हीं अमीर परिवारों ने गरीब लोगों और मूल निवासियों की जो सामुदायिक जमीनें थीं वो छीन ली और बड़े बड़े कॉफी बागान बना लिए। और इन बागानों में काम करने वाले मजदूर, उनके क्या हाल थे? मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। उन्हें एक वर्कबुक रखनी पड़ती थी, लिब्रेटा कहते थे उसे। उसमें उनके कर्ज का हिसाब होता था। कर्ज का हिसाब? हाँ, वो कर्ज में ऐसे फंस जाते थे कि अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ ही नहीं सकते थे, एक तरह से बंधुआ मजदूर। बाप रे। और ये एलीट लोग इतने पावरफुल थे कि उन्होंने देश में सड़कें और बंदरगाह बनाने जैसे विकास के काम भी रोके। उन्हें डर था कि इससे उनका दबदबा कम हो जाएगा, कोई और कंपटीशन में आ जाएगा। यानी यहाँ भी वही कहानी, एलीट ने अपनी ताकत से ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे उनकी पकड़ बनी रहे, चाहे देश पीछे रह जाए। अमेरिका जैसी जगह पर भी ऐसा हुआ। मुझे लगा था वहाँ सिविल वॉर और गुलामी खत्म होने के बाद हालात सुधरे होंगे। हाँ, ऊपरी तौर पर लगता है, पर अमेरिका के दक्षिणी हिस्से यूएस साउथ में कहानी थोड़ी अलग है। सिविल वॉर में हारने के बाद भी जमीनें तो पुराने अमीर बागान मालिकों के पास ही रहीं, वही प्लांटर एलीट। अच्छा। गुलामी खत्म हुई, पर उन्हें नए तरीके निकाल लिए। जिम क्रो लॉज जैसे कानून बनाए। जिम क्रो लॉज ये क्या थे? ये ऐसे कानून थे जो अश्वेत लोगों को, मतलब ब्लैक लोगों को वोट देने से रोकते थे। उनके लिए अलग और बहुत खराब स्कूल होते थे। उन्हें अच्छे काम नहीं मिलते थे। कम मजदूरी पर खेतों में ही काम करना पड़ता था। तो मतलब कानूनी तौर पर गुलामी खत्म, पर असलियत में भेदभाव और शोषण जारी रहा, एक नए तरीके से। बिल्कुल, हिंसा और डर का माहौल भी बनाया गया। एलीट ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके शोषण की व्यवस्था को बस नया रूप दे दिया। एक्सट्रैक्टिव सिस्टम जारी रहा। तो इन सब उदाहरणों से ये विशिष्ट सर्कल या कुचक्र का फंडा क्या है, अगर आसान भाषा में समझें? देखो, बहुत सीधा है। जहां राजनीतिक ताकत कुछ ही लोगों के हाथ में होती है और उस पर कोई रोक टोक नहीं होती, यानी एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, वो लोग ऐसी आर्थिक नीतियां या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जिनसे सिर्फ उन्हें ही फायदा हो, बाकी लोग पिसते रहें। ठीक है। फिर इस आर्थिक ताकत से, इस पैसे से वो अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत करते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है। पैसा ताकत लाता है, ताकत और पैसा खींचती है। और इसे तोड़ना मुश्किल है? बहुत मुश्किल। ये चक्र तो समझ आ गया, पर लोग क्रांति भी तो करते हैं ऐसे सिस्टम को बदलने की कोशिश, तब क्या होता है? हाँ, करते हैं। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है। उसे कहते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की ये क्या है? इसका मतलब है कि कई बार जो लोग पुरानी जालिम सरकार को हटाते हैं क्रांति करके, हाँ, वो खुद सत्ता में आकर वैसे ही या कभी-कभी उससे भी बुरे बन जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? जैसे हमने देखा सिएरा लियोन में स्टीवंस का केस, या इथियोपिया में सम्राट हेली सेलेसी के बाद मेंगिस्टू आए, वो और भी क्रूर निकले। पर क्यों? वो तो बदलाव लाने आए थे। क्योंकि अक्सर सत्ता का जो ढांचा होता है वो ही शोषण वाला होता है, और जो नई ताकतें जैसे आम लोग या दूसरे ग्रुप्स जो इस ढांचे को बदल सकती हैं, वो उतनी मजबूत नहीं होती। नए नेताओं पर कोई रोक लगाने वाला नहीं होता, और सत्ता का नशा वो उन्हें भी भ्रष्ट कर देता है। एक मजबूत ब्रॉड कोलिशन नहीं बन पाती जो सबको साथ लेकर चले और पावर को कंट्रोल करे। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे सिएरा लियोन, ग्वाटेमाला, यूएस साउथ, इन सब अलग अलग जगहों पर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस ने एक ऐसा जाल बुना, एक विशिष्ट सर्कल बनाया जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल रहा। हाँ, ताकत और पैसा कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गया और देश की तरक्की रुक गई। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि सिर्फ नेताओं के चेहरे बदलने से असल बदलाव नहीं आता है ना। बिल्कुल, जब तक आप सिस्टम को नहीं बदलते, इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूसिव नहीं बनाते। इंक्लूसिव मतलब? हाँ, इंक्लूसिव मतलब ऐसी व्यवस्थाएं जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात सुनी जाए, उन्हें मौके मिलें, कानून का राज हो और ताकत किसी एक गुट या नेता के हाथ में न सिमट जाए। जब तक ये नहीं होता, तब तक सच्चा बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। अब जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या हमारे आसपास, हमारे अपने समाज में भी ऐसे छोटे मोटे कुचक्र काम कर रहे हैं जहां नियम या तरीके कुछ ऐसे बने हुए लगते हैं कि फायदा हमेशा कुछ खास लोगों या ग्रुप्स को ही होता है? कहाँ आपको ऐसा लगता है? सोचने वाली बात है। Now let's move to the chapter 12, The Vicious Circus. कभी सोचा है कि कुछ देश या समाज क्यों तरक्की की सीढ़ी चढ़ी नहीं पाते, चाहे उनके नेता कितनी बार बदल जाएं? ऐसा क्यों लगता है कि वो एक ही तरह की मुश्किलों के जाल में फंसे हुए हैं? आज की हमारी बातचीत इसी उलझन पे है।
एक ऐसा दुष्चक्र, एक विशिष्ट सर्कल कह सकते हैं, जो तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन जाता है। हम अपने स्रोतों के जरिए 2 देशों को देखेंगे, सिएरा लियोन और ग्वाटेमाला। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जब ताकत और पैसा वो कुछ गिने चुने हाथों में सिमट जाता है तो पूरे देश का विकास रुक सा जाता है। मकसद यही है कि इस मुश्किल सी लगने वाली बात को आसान शब्दों में समझें। तो सिएरा लियोन से शुरू करते हैं। जी। जब अंग्रेज वहां आए तो उन्होंने सिर्फ हुकूमत ही नहीं बदली, बल्कि कुछ खास इंतजाम भी किए। हाँ, जैसे वो पैरामाउंट चीफ का सिस्टम था। हाँ, जो स्थानीय स्तर पर ताकतवर थे, और मार्केटिंग बोर्ड भी। अच्छा, ये मार्केटिंग बोर्ड क्या करते थे? ये बोर्ड देखिए किसानों से उनकी मेहनत की उपज जैसे कोकोआ या कॉफी बहुत सस्ते दाम पे खरीदते थे, और सारा मुनाफा अपनी जेब में। ओ, मतलब जैसे मंडी का कोई बड़ा आढ़ती हो जो किसान को कम दाम देके सारा फायदा खुद ले जाए। एग्जैक्टली। और उन्होंने एक रेलवे लाइन भी बिछाई, पहले तो एक विद्रोह दबाने के लिए। हाँ, हर टैक्स विद्रोह। हाँ, पर बाद में व्यापार के लिए भी इस्तेमाल हुई। यहीं पर देखिए शोषणकारी व्यवस्थाओं का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। ये ऐसे नियम, कायदे या तरीके होते हैं जो ज्यादातर लोगों से रिसोर्स छीन कर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। अच्छा। ब्रिटिश राज का ढांचा कुछ ऐसा ही था। फिर जब हीरे मिले, हाँ, डायमंड्स, तो उन्हें निकालने का काम भी एक ही कंपनी को दे दिया, डी बियर्स को, पूरी मोनोपोली। अच्छा, इसे थोड़ा और समझते हैं। आजादी मिली तो लगा कि अब सब बदलेगा, है ना? हाँ, उम्मीद तो यही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। सियाकस स्टीवन सत्ता में आए। जी। उनका पहला काम देश को आगे बढ़ाना नहीं था, बल्कि अपनी कुर्सी बचाए रखना। पावर रिटेन करना। हाँ, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? अपने विरोधियों के इलाके मेंडेलैंड तक जाने वाली रेलवे लाइन ही उखड़वा दी। क्या बात कर रहे हैं, रेलवे लाइन ही हटवा दी? जी हाँ, जाहिर है इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंची। बिल्कुल। लेकिन स्टीवेंस की राजनीतिक पकड़ मजबूत हो गई, जैसे किसी मोहल्ले की मुख्य सड़क ही बंद कर दी जाए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्टीवेंस ने कोई नए तरीके नहीं अपनाए। अच्छा। बल्कि अंग्रेजों के बनाए शोषण के तरीकों को ही और मजबूत कर दिया। जैसे वो मार्केटिंग बोर्ड थे ना, उनके जरिए किसानों का शोषण और बढ़ गया। कई बार तो उन्हें अपनी फसल का सिर्फ सूचित 10वां हिस्सा ही मिलता था। सिर्फ 10%? हाँ, और वो पैरामाउंट चीफ वाला सिस्टम भी चलता रहा। इसका मतलब था कि किसानों को अपनी जमीन पर कोई पक्का हक नहीं था। उन्हें हमेशा डर लगा रहता कि जमीन कभी भी छिन सकती है। तो भला वो उसमें क्यों पैसा लगाते या सुधार करते? बिल्कुल, इसी को कुलीन तंत्र का लॉ नियम कहते हैं, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। अच्छा। यानी सत्ता में आने वाले नए लोग भी पुराने शासकों की तरह ही शोषण करने लगते हैं अपने फायदे के लिए। ये तो बहुत निराशाजनक है। और सुनिए, स्टीवेंस ने तो देश की सेना को भी कमजोर कर दिया और अपनी खुद की प्राइवेट पैरामिलिट्री यूनिट्स बनाई। अपनी प्राइवेट सेना? जैसे हाँ, नाम भी अजीब थे, आई शूट यू, सियाकस स्टीवेंस डॉग्स, क्योंकि उन्हें अपनी ही सेना पे भरोसा नहीं था, डर था तख्ता पलट का। अब ग्वाटेमाला का रुख करते हैं। कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, पर नतीजा काफी मिलता जुलता है। स्पेनिश कब्जे के दौरान वहां लोगों से जबरन काम करवाने के सिस्टम बने थे, एनकोमियंडा, रिपार्टिमेंटो। जी, फोर्स्ड लेबर। आजादी के बाद भी सदियों तक देश पर उन्हीं पुराने अमीर परिवारों का, मतलब एलीट वर्ग का दबदबा रहा। हाँ, बिल्कुल। अब ये रोचक है कि इन्होंने अपनी पकड़ कैसे बनाए रखी। शुरुआत में तो व्यापार पे एकाधिकार करके। मोनोपोली। कैसे? तेंसुलादो दे कॉमर्स नाम की एक संस्था थी, उसके जरिए इन्होंने तय किया कि कौन व्यापार करेगा। अच्छा। और मजे की बात यह है कि इन्होंने नई सड़कें या बंदरगाह तक नहीं बनने दिए। क्यों भला? क्योंकि इससे दूसरों को भी व्यापार करने का मौका मिल जाता, इनका एकाधिकार खतरे में पड़ जाता। समझ गया। बाद में जब कॉफी की खेती फायदेमंद हुई तो इन्होंने तरीके बदले, जमीनों पर कब्जा किया, पर कंट्रोल अपने ही हाथ में रखा। 1871 में एक लिबरल क्रांति हुई थी, लिबरल रेवोल्यूशन। जी। लेकिन ये सबके लिए आजादी नहीं लाई। इसके बाद तो इन अमीर परिवारों ने और बड़े पैमाने पर जमीनें हथिया ली। हाँ, खासकर आदिवासियों की सामुदायिक जमीनें छीनकर वहाँ कॉफी के बड़े बड़े बागान लगा दिए। और कॉफी उगाने के लिए मजदूर चाहिए थे। बिल्कुल। तो जबरन मजदूरी के कानून और सख्त कर दिए गए। डिक्री 177 आया और वो लिब्रेटा सिस्टम लागू हुआ। लिब्रेटा, ये क्या था? ये एक छोटी सी किताब या पासबुक जैसी थी। उसमें मजदूर का सारा हिसाब किताब लिखा होता था, कर्ज, काम का ब्यौरा। अच्छा। वो ऐसा होता था कि मजदूर मालिक छोड़कर कहीं और जा ही नहीं सकता था, एक तरह से बंधुआ मजदूर बन गया। ओहो।
अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जमीन और मजदूरों पर यही कंट्रोल इन अमीर परिवारों की ताकत का असली राज था और इसी ने पूरे देश की तरक्की को जकड़ लिया। हद तो तब हो गई जब एक शासक उबिको ने मजदूर, ओब्रेरो या हड़ताल, हुएल्गा जैसे शब्द बोलने पर ही पाबंदी लगा दी थी। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? सिएरा लियोन और ग्वाटेमाला दोनों की कहानियां हमें दिखाती हैं कि ये दुष्चक्र कैसे काम करता है। हाँ, जब ताकत और पैसा कुछ ही लोगों के पास होता है तो वो ऐसे नियम बनाते हैं जिनसे सिर्फ उन्हीं का फायदा हो। बिल्कुल। और फिर यही नियम उनकी ताकत को और मजबूत करते हैं, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। शोषणकारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, मतलब एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, वो शोषणकारी आर्थिक व्यवस्थाएं, एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाती हैं और ये दोनों एक दूसरे को सहारा देकर मजबूत करती जाती है। और नतीजा गरीबी, हिंसा, अस्थिरता, यहाँ तक कि गृह युद्ध, सिविल वॉर भी, क्योंकि सत्ता पर कब्जा करना ही सबसे फायदेमंद सौदा बन जाता है। संक्षेप में देखें तो अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में गुलामी खत्म होने के बाद जो जिम क्रो कानून आए, हाँ, वो भी इसी तरह के थे, या इथियोपिया में मेंगिस्तु का सम्राट जैसा बन जाना, ये सब इसी लॉ नियम के उदाहरण हैं। तो हमने देखा कि ये दुष्चक्र देशों को कैसे अपने जाल में फंसाए रख सकते हैं। मसला सिर्फ ये नहीं कि देश के पास संसाधन हैं या नहीं, सही बात है, बल्कि ये है कि सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है और उसका फायदा किसे मिलता है। इससे एक अहम सवाल उठता है, असली चुनौती सिर्फ चेहरा बदलने की नहीं है, सिर्फ नेताओं को बदलने की नहीं, बल्कि खेल के नियम यानी व्यवस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बदलने की है। तो अगर ये चक्र इतने मजबूत हैं, तो फिर बदलाव की किरण कहां से दिखेगी? इस लॉ नियम की जकड़ को तोड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। Now let's move to the chapter 13 without any delay. You can think and wait. Hold for a while to absorb this information. I'm going to the next chapter. Why nation failed today. सोचिए जरा, किसी देश की सरकारी लॉटरी हो और उसका पहला इनाम कौन जीते? उसी देश का राष्ट्रपति। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर जिम्बाब्वे में साल 2000 में ठीक यही हुआ था। तो सवाल ये है, क्या ये बस किस्मत का खेल था या फिर कुछ और ही चल रहा था वहाँ? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ देश तो खूब तरक्की कर लेते हैं, अमीर बन जाते हैं, जबकि दूसरे देश गरीबी और मुश्किलों में ही फंसे रह जाते हैं। हम खास तौर पर बात करेंगे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस मतलब ऐसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक व्यवस्थाएं, ऐसे कायदे कानून जो असल में सिर्फ कुछ गिने चुने ताकतवर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, और बाकी देश को पीछे धकेलते हैं। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है, ये मशहूर किताब वाई नेशंस फेल के कुछ हिस्सों पर आधारित है। वो किताब इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढती है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। तो आज का अपना मिशन है ये समझना कि आखिर ये एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं क्या वाला, कैसे काम करती हैं और क्यों ये देशों के फेल होने का शायद सबसे बड़ा कारण है। चलिए उसे जिम्बाब्वे वाले किस्से से शुरू करते हैं। राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे का वो लॉटरी जीतना, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। वो तो इस बात का जीता जागता सबूत था कि भाई पूरे देश के सिस्टम पर, संसाधनों पर उन्हीं का और उनके करीबी लोगों का कंट्रोल था। सब कुछ बस उन्हीं के फायदे के लिए चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। और नतीजा भयानक था। जैसा हमने देखा, देश की इकोनॉमी पूरी तरह बैठ गई, महंगाई आसमान छूने लगी, हैजा जैसी बीमारियां फैल रही और बेरोजगारी 94% तक पहुंच गई थी। सोचिए जरा, 94%। तो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस का सीधा मतलब यही हुआ कि ऐसी व्यवस्था जो आम लोगों से मौके और संपत्ति छीनकर कुछ खास लोगों की जेबें भरती है। बिल्कुल सही समझा। ये ऐसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नियम है जो एक छोटे ताकतवर गुट, मतलब एलीट वर्ग को अमीर बनाने और उनकी सत्ता बनाए रखने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। जिम्बाब्वे में यही हुआ। मुगाबे ने जो पहले गोरे शासकों की शोषण वाली व्यवस्था थी, उसे हटाया नहीं। अच्छा। बस उसका फायदा अब खुद मुगाबे और उनकी जानू पीएफ पार्टी के लोगों को मिलने लगा। अब आप ही सोचिए, ऐसी जगह पर कोई आम आदमी क्यों पैसा बचाएगा, क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा या क्यों कोई नया आइडिया लेकर आएगा? कोई मतलब ही नहीं बनता।
बनता जब पता है कि फायदा तो ऊपर वाले ही ले जाएंगे। तो ये जो लूटने वाली व्यवस्था है, ये सिर्फ जिम्बाब्वे या तानाशाही तक ही सीमित नहीं है, ये और भी भयानक रूप ले सकती है, जैसे सिएरा लियोन में हुआ था। हाँ, सिएरा लियोन का उदाहरण तो बहुत ही दुखद है। वो दिखाता है कि जब इंस्टीट्यूशन सिर्फ लूटने के लिए बनी हो तो कैसे पूरा देश ही तबाह हो सकता है। मतलब स्टेट फेलियर वाली स्थिति आ जाती है। स्टेट फेलियर। हाँ, वहाँ इन्हीं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की वजह से एक भयानक सिविल वॉर छिड़ गया। ओहो। हालात इतने बिगड़ गए थे कि बच्चों तक को जबरदस्ती लड़ने के लिए भेज दिया गया, और वो विद्रोही गुट था RUF, उसको रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था। जब इंस्टीट्यूशंस ही काम ना करें तो देश इस हद तक बिखर सकता है। ये तो बहुत ही डरावना है। अच्छा, और कोलंबिया का क्या मामला है? मैंने सुना वहां तो ऊपर से देखने पर लोकतंत्र लगता है, चुनाव भी होते हैं, फिर वहां ये एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करती हैं? बिल्कुल, कोलंबिया दिखाता है कि ये चीजें लोकतंत्र के नकाब के पीछे भी खूब फल फूल सकती हैं। अच्छा। कागज पर चुनाव होते हैं, सरकार भी है, लेकिन देश के बड़े हिस्सों पर सरकार का कंट्रोल ही नहीं है। अरे, तो किसका कंट्रोल है? वहाँ पैरामिलिट्री ग्रुप्स हैं, जैसे AUC, उनका दबदबा चलता है। वो ना सिर्फ हिंसा करते हैं बल्कि चुनावों में भी दखल देते हैं। चुनावों में भी? हाँ, जैसे वो रैलिटो पैक्ट का जिक्र आता है, नेताओं के साथ मिलकर रिसोर्सेज आपस में बांट लेते हैं। तो लोकतंत्र होते हुए भी असली ताकत और पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में रहता है। बाप रे, मतलब सिर्फ चुनाव करा लेना काफी नहीं है, असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा होता है। बिल्कुल। और अर्जेंटीना, उसका क्या? वो तो सुना है कभी बहुत अमीर देशों में गिना जाता था, फिर वहां क्या गड़बड़ी? वो एल कोराली तो संकट क्या था? अर्जेंटीना का केस बड़ा दिलचस्प है। वो दिखाता है कि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस के सहारे भी कुछ वक्त के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, खासकर अगर इकोनॉमी खेती के सामान के एक्सपोर्ट पर टिकी हो। अच्छा। पर वो टिकाऊ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। कभी फौजी तानाशाही आ जाती थी, तो कभी ऐसी सरकारें बनती थीं जैसे पेरोनिस्ट पार्टी की, जो वोट खरीदने और भ्रष्टाचार में डूबी रहती थी। इंस्टीट्यूशंस कमजोर थे, और 2001 में जो एल कोरालिटो संकट आया, उसमें तो सरकार ने हद ही कर दी। लोगों के जो डॉलर अकाउंट थे बैंकों में, उन्हें रातों रात जबरदस्ती कम कीमत पर पैसों में बदल दिया। लोगों की सालों की बचत एक झटके में खत्म हो गई। अरे, ये तो सीधी सीधी लूट हुई ना लोगों के पैसों की। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सत्ता पर कोई रोक टोक, कोई अंकुश था ही नहीं। और उत्तर कोरिया या उज्बेकिस्तान जैसे देशों का क्या? वहां तो खुल के तानाशाही है। मैंने उज्बेकिस्तान के बारे में पढ़ा था कि वहां स्कूल के बच्चों से जबरदस्ती कपास के खेतों में काम करवाया जाता है। ये सुनकर ही बहुत बुरा लगता है। हाँ, ये बहुत परेशान करने वाली बात है। देखिए, सिस्टम का नाम चाहे कम्युनिस्ट तानाशाही हो या कुछ और, असलियत वही रहती है। मतलब लूटने का तरीका बदल जाता है पर लूट जारी रहती है। में जैसा आपने कहा, राष्ट्रपति इस्माइल करीमोव के राज में बच्चों को स्कूल छोड़कर खेतों में काम करना पड़ता था। क्यों? ताकि कपास बेचकर जो पैसा आए वो सरकारी खजाने और एलीट की जेब में जाए। और मिस्र में भी कुछ ऐसा ही था, हुस्नी मुबारक के टाइम में। बिल्कुल, मिस्र में हुस्नी मुबारक के राज में भी यही हुआ। दिखावे के लिए बाजार खोले गए, कुछ कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन भी हुआ। हाँ। और सारा फायदा मुबारक से जुड़े मुट्ठी भर बड़े व्यापारियों को मिला। उन्हें वेल्स कहा जाता था। आम आदमी के लिए कोई मौके नहीं बने, उनके लिए कुछ नहीं बदला। तो मतलब जड़ में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। ऐसी व्यवस्था जो आम लोगों को आगे बढ़ने का न मौका देती है न भरोसा, सारी ताकत और सारा पैसा बस कुछ हाथों में सिमट कर रह जाता है। एकदम सही। और यही वजह है कि देश असफल होते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस लोगों को मेहनत करने, बचत करने, बिजनेस करने या कुछ नया सोचने, इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं करते। और जो लोग सत्ता में होते हैं वो इस सिस्टम को बदलने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें तो इसी से फायदा हो रहा है ना। हाँ, वो क्यों बदलेंगे? तो ये एक विशेष सर्कल बन जाता है, एक ऐसा दुष्चक्र जिसे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। वाकई, ये सब समझने के बाद ना किसी देश की गरीबी या वहाँ की हिंसा, अस्थिरता, उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। ये सिर्फ बुरे नेताओं या खराब किस्मत की बात नहीं है। हाँ, ये तो उन नियमों, उन कायदे कानूनों, उन इंस्टीट्यूशंस की कहानी है जो उस देश को चला रही हैं या डुबो रही हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगली बार जब भी किसी देश की समस्याओं के बारे में सुने या पढ़ें, तो सतही कारणों से थोड़ा आगे जाकर सोचें। हाँ, ये सोचें कि उस देश के नियम, वहाँ की संस्थाएं असल में किसके लिए काम कर रही हैं। क्या वो सबको बराबरी का मौका दे रही हैं,
या फिर वो सिर्फ कुछ खास लोगों की तिजोरियां भरने के लिए बनी है? जवाब शायद वहीं कहीं छिपा हो। Now let's move to the chapter 14th, Breaking the Mold. कभी सोचा है आपने कि कोई जगह, कोई समाज जो मतलब सालों से एक ही ढर्रे पर चल रहा हो, जहाँ कुछ लोगों को ही सारे मौके मिलते हो और बाकियों को नहीं? ठीक। क्या ऐसी जगह कभी बदल सकती है? क्या इतिहास को पलटा जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। आज हम ना 3 बिल्कुल अलग जगहों की कहानियां देखेंगे। अफ्रीका में बोत्सवाना, अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा और चीन। अच्छा। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने अपने पुराने अन्यायपूर्ण रास्ते छोड़े। ये वो रास्ते हैं जिन्हें एक्सपर्ट्स एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। हाँ, मतलब ऐसी व्यवस्थाएं जो ताकत और पैसा बस कुछ ही लोगों के हाथ में रखती है। बिल्कुल, और बाकी समाज की तरक्की एक तरह से रोक देती हैं। सही। तो हमारा मकसद है उन खास पलों, उन वजहों को समझना जिन्होंने ये बदलाव मुमकिन बनाए, कि बड़ा बदलाव आता कैसे है असल में। चलो इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बोत्सवाना की। साल था 1895। अफ्रीका में बिछवाना लैंड, जो बाद में बोत्सवाना बना, उस पर सेसिल रोड्स नाम के एक अंग्रेज की नजर थी। वो अपनी ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी के लिए जमीन हड़पना चाहता था, मतलब टिपिकल एक्सट्रैक्टिव अप्रोच। हाँ, उस जमाने में ये आम था। लेकिन तब 3 स्थानीय प्रमुखों ने, खामा, बथुएन और सेबेले ने गजब की हिम्मत दिखाई। अच्छा, क्या किया उन्होंने? वो लोग जहाज पकड़कर सीधे लंदन पहुंच गए। लंदन सीधे? हाँ, उनका मिशन था रानी विक्टोरिया और ब्रिटिश सरकार को मनाना। वो चाहते थे कि रोड्स की कंपनी की बजाय ब्रिटिश सरकार खुद उन पर नियंत्रण रखे, मतलब उन्हें रोड से बचाए। है ना अनोखी तरकीब? बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सिर्फ नेताओं से बात नहीं की, ये बहुत स्मार्ट था। हाँ। उन्होंने पूरे ब्रिटेन में घूम घूम कर आम लोगों का पब्लिक ओपिनियन उसको अपने पक्ष में किया। रोड्स को उसी के खेल में मात दे दी। अच्छा। हाँ, रोड्स ने गुस्से में कहा भी था कि मुझे 3 उपदेश देने वाले मूल निवासियों से हारना पसंद नहीं। सोचिए। कमाल है। और इस कामयाबी के पीछे ना उनकी अपनी पुरानी समावेशी संस्थाएं थी, जैसे कुनगोटला। कुनगोटला वो क्या था? ये एक तरह की सभा होती थी जहां आम लोग भी अपनी बात रख सकते थे, राजा पर भी अंकुश लगा सकते थे। अरे वाह। उनकी एक कहावत थी, कुंगोसी के कुंगोसी का मोराफे, मतलब राजा लोगों की वजह से राजा है। इसी एकजुटता ने उन्हें लंदन जाने और उन एक्सट्रैक्टिव फोर्सेस को रोकने की ताकत दी। और नतीजा? आजादी के बाद बोत्सवाना अफ्रीका के सबसे सफल लोकतंत्रों में से एक बना। बिल्कुल। और जो हीरे की दौलत मिली वो पूरे देश के विकास में लगी, किसी एक गुट ने कब्जा नहीं किया। ये दिखाता है कि कैसे पहले से मौजूद समावेशी परंपराएं देश को उस रिसोर्स कर्ज से, मतलब संसाधन अभिशाप से बचा सकती हैं। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। बोत्सवाना एक बेहतरीन उदाहरण है। तो बोत्सवाना में बदलाव ऊपर से आया, नेताओं की पहल से। लेकिन अमेरिका के दक्षिण में कहानी थोड़ी अलग है। वहाँ जमीनी स्तर का संघर्ष था। जी बिल्कुल। वहाँ गृह युद्ध के बाद भी वो जिम क्रो लॉज थे, अश्वेत लोगों के साथ भयानक भेदभाव। हाँ, बसों में अलग बैठना, वोट न डाल पाना, बहुत बुरा हाल था। फिर आया 1 दिसंबर 1955। रोजा पार्क्स। हाँ, रोजा पार्क्स, एक आइकॉनिक मोमेंट। उन्होंने बस में वो गोरों के लिए आरक्षित सीट छोड़ने से मना कर दिया। और फिर गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल। और उसी से शुरू हुआ मॉन्टीगोमरी बस बॉयकॉट। जी, जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया। पर सवारी ये है कि क्या सिर्फ एक घटना इतने सालों की व्यवस्था बदल सकती थी? नहीं, ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, पार्क्स की घटना वो चिंगारी थी जिसने आग लगाई। बिल्कुल। लेकिन बदलाव सिर्फ उससे नहीं आया। अच्छा, तो और क्या था? इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी थे, जैसे स्कूलों में सेग्रीगेशन खत्म करना और संघीय सरकार का दबाव भी। यहाँ एक और बात भी है। उसी समय ना कपास चुनने की मशीनें आ रही थी। मशीनें? उसका क्या लेना देना? लेना देना था। इससे बागान मालिकों की सस्ते मजदूरों पर जो निर्भरता थी वो कम हुई, तो शायद बदलाव का विरोध थोड़ा कमजोर पड़ा। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, तो ये दिखाता है कि सामाजिक आंदोलनों के साथ साथ आर्थिक और कानूनी बदलाव भी जरूरी हैं इन एक्सट्रैक्टिव सिस्टम्स को तोड़ने के लिए। सही कहा। और धीरे धीरे वो भेदभाव वाले कानून हटे, वोटिंग अधिकार मिले और दक्षिण में आर्थिक तरक्की भी हुई। जी। अब चलते हैं अपनी तीसरी कहानी पर, चीन की। चीन, हाँ,
ये बिल्कुल अलग मामला है। 1949 की कम्युनिस्ट क्रांति के बाद माओ जेडोंग ने जमीन, उद्योग सब पर सरकारी कब्जा कर लिया। मार्केट इकोनॉमी खत्म। हाँ, पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। फिर वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति जैसे अभियान, जिन्होंने करोड़ों जानें ली और अर्थव्यवस्था तबाह कर दी। मतलब पूरी तरह एक्सट्रैक्टिव सिस्टम था जहां पार्टी का नियंत्रण ही सब कुछ था। एक भयानक दौर था। फिर 1976 में माओ की मृत्यु हुई और ये एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसे कहते हैं क्रिटिकल जंक्चर। हाँ बिल्कुल, इतिहास का एक ऐसा बिंदु जब स्थापित व्यवस्था हिल जाती है और बड़े बदलाव की संभावना पैदा होती है। सही। तो माओ की मौत के बाद सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया। जी, एक तरफ माओ की कट्टरपंथी विधवा और उनके साथी थे गैंग ऑफ फोर, और दूसरी तरफ डेंग श्योपिंग जैसे नेता थे। वो मानते थे कि आर्थिक तरक्की के लिए बदलाव जरूरी है, भले ही कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण बना रहे। डेंग श्योपिंग। हाँ, डेंग की सोच अलग थी। उनकी वो मशहूर कहावत है ना, कौन सी? बिल्ली काली हो या सफेद, अगर वो चूहे पकड़ती है तो अच्छी बिल्ली है। हाँ, सुना है। मतलब नीतियां कम्युनिस्ट लगे या नहीं, अगर उनसे देश का भला होता है, उत्पादन बढ़ता है, तो वो सही हैं। प्रैग्मेटिक अप्रोच था उनका। तो माओ की मौत के बाद जो सत्ता संघर्ष हुआ, उसमें डेंग जीते और उन्होंने आर्थिक सुधारों का रास्ता खोला। क्या बदलाव लाए वो? खेती में हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम आया, इससे किसानों को प्रोत्साहन मिला, उद्योगों को ज्यादा आजादी मिली, विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले गए। अच्छा। नतीजा, चीन ने जबरदस्त आर्थिक तरक्की की, हम सब ने देखा है। हाँ, वो तो है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि राजनीतिक व्यवस्था वैसी ही रही, कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण। तो ये दिखाता है कि क्रिटिकल जंक्चर पर आर्थिक बदलाव तो आ सकते हैं, बड़े बदलाव आ सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो राजनीतिक रूप से भी पूरी तरह समावेशी, मतलब इंक्लूसिव हों। हाँ, ये एक अहम बात है। तो हमने देखा कि बोत्सवाना में नेताओं की हिम्मत, हाँ, अमेरिकी दक्षिण में रोजा पार्क्स जैसे आम लोगों का संघर्ष, जी, और चीन में एक बड़े नेता की मौत के बाद पैदा हुए मौके, इन सब ने इतिहास का रुख मोड़ा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हालात कितने भी मुश्किल लगे, इन एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस को चुनौती दी जा सकती है, बदलाव मुमकिन है। हाँ, मुमकिन तो है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन कहानियों से एक सवाल उठता है मेरे मन में। क्या सवाल? कि हमारे आज के समाज में ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं, कौन सी संस्थाएं या विचार मौजूद हैं जो शायद अभी हमें उतने महत्वपूर्ण ना लग रहे हों, लेकिन भविष्य में किसी अप्रत्याशित मोड़ पर, किसी क्रिटिकल जंक्चर पर बड़े सकारात्मक बदलावों की नींव रख सकते हैं। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है। Hurry! You are very much into learning. I can see you are going to do great thing in life. Now moving forward to chapter 15th, Understanding Prosperity and Poverty. कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ देश इतने अमीर क्यों हैं और कुछ इतने गरीब? जैसे अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देशों को देखें, कितना जमीन आसमान का फर्क है। या फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, एक जमाने में तो एक जैसे ही थे, पर आज कितने अलग हैं। और मजे की बात यह है कि ये अंतर मतलब हमेशा से नहीं थे। अगर हम 500 साल पीछे जाएं तो शायद मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका से ज्यादा अमीर था। ज्यादातर ये जो बड़े बड़े अंतर हैं, ये पिछले 200 सालों में ही बने हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सब बस किस्मत है या ज्योग्राफी? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे कुछ स्रोतों की मदद से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो असली वजह है ना, वो शायद ज्योग्राफी या कल्चर से भी ज्यादा देशों के अपने नियम कानून, उनका जो सिस्टम है उसमें छिपी है, जिसे हम संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। इंस्टीट्यूशंस? हाँ, और ये मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। पहली है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, मतलब समावेशी संस्थाएं। समावेशी मतलब ऐसा सिस्टम जहां सबको बराबर मौका मिले, कुछ ऐसा? बिल्कुल। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई स्कूल हो जहां सबके लिए नियम एक जैसे हों, पढ़ने लिखने का अच्छा माहौल हो, नए आइडियाज को इंपॉर्टेंस दी जाए और सबकी बात सुनी जाए। तो जिन देशों में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वहां भी ऐसा ही होता है। लोगों की निजी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी राइट्स सुरक्षित होती हैं। सबको आगे बढ़ने के लिए आप कह सकते हैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है। नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। और सबसे जरूरी,
पॉलिटिकल पावर किसी एक के हाथ में नहीं होती, वो बटी हुई होती है, प्लूरलिज्म होता है। और कानून? हाँ, कानून का राज होता है, लॉ एंड ऑर्डर। तो इसका नतीजा क्या होता है फिर? नतीजा होता है लगातार टिकाऊ आर्थिक विकास, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक अच्छा साइकिल बन जाता है, एक वर्चुअस सर्कल। अच्छा। और दूसरी तरह की इंस्टीट्यूशंस, हाँ, वो है एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, मतलब शोषक संस्थाएं। अब सोचिए, एक ऐसा स्कूल जहां प्रिंसिपल और उनके कुछ खास लोग ही सारे मजे करें, बाकी बच्चों की कोई सुने ही नहीं, और कोई नया आइडिया लाए तो उसे दबा दिया जाए। ओ, मतलब ठीक उल्टा। बिल्कुल। ऐसे देशों में क्या होता है कि समाज का एक छोटा सा ताकतवर गुट, जिसे इलीट कहते हैं, वो देश की ज्यादातर दौलत और रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेता है। तो आम लोगों के लिए मौके बहुत कम हो जाते होंगे। हाँ, उनके लिए मौके कम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी राइट्स भी वो सुरक्षित नहीं होती, और नई खोज, इनोवेशन, उसको अक्सर दबाया जाता है। दबाया जाता है? क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी या नए बिजनेस के तरीकों से जो पुराने ताकतवर लोग हैं, उनका कंट्रोल कम हो सकता है ना। इसी को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का डर कहते हैं। पॉलिटिकल पावर भी बस कुछ ही लोगों के पास रहती है। तो इसका अंजाम? शायद विकास रुक जाता होगा। देखिए, शुरू में शायद थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखे, जैसे कभी कभी चीन में दिखता है, पर वो लंबे समय तक टिकता नहीं है। ऐसे देशों में अक्सर इंस्टेबिलिटी रहती है। ये एक बुरा साइकिल बन जाता है, नीचे खींचने वाला, विशेष सर्कल जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो देश इन एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस में फंस गए, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मतलब क्या कोई रास्ता नहीं है बाहर आने का? इसमें हिस्ट्री का क्या रोल है? हाँ, हिस्ट्री का रोल तो है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सब कुछ पहले से तय है, प्रीडिटरमाइंड है। बदलाव आ सकता है, और ये बदलाव अक्सर दो चीजों के मिलने से होता है। पहला है इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट, मतलब संस्थागत बहाव। इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट, ये क्या है? ये मतलब समाज में धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं, जैसे हमारी आदतें बदलती है ना, वैसे ही। ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। और दूसरी चीज है क्रिटिकल जंक्चर्स, इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़। महत्वपूर्ण मोड़ जैसे कोई बहुत बड़ी महामारी, ब्लैक डेथ, फैली थी यूरोप में, या नए समुद्री रास्ते खुले, अटलांटिक ट्रेड शुरू हुआ, या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सब क्रिटिकल जंक्चर्स थे। अच्छा, तो जब कोई ऐसा क्रिटिकल जंक्चर आता है, तब क्या होता है? तब होता यह है कि जिन समाजों में इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट की वजह से पहले से थोड़े अलग हालात या नियम बन चुके होते हैं, वो बिल्कुल अलग दिशा में जा सकते हैं। जैसे अटलांटिक ट्रेड जब शुरू हुआ तो इंग्लैंड को बहुत फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि वहां राजा का व्यापार पर उतना कंट्रोल नहीं था। जबकि स्पेन और फ्रांस में राजा का कंट्रोल ज्यादा था, तो उन्हें उतना फायदा नहीं हुआ। जो छोटे छोटे अंतर थे, वो इन बड़े मौकों पर बहुत बड़े बन गए। ये तो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस इतनी जरूरी हैं, तो क्या हम गरीब देशों को बस अच्छी सलाह देकर या पैसा भेजकर, मतलब फॉरेन एड देकर, अमीर नहीं बना सकते? देखिए, अक्सर ये तरीके उतने कामयाब नहीं होते। क्यों? पहली बात तो ये कि अगर किसी देश की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ही एक्सट्रैक्टिव हैं, मतलब ताकत कुछ ही लोगों के पास है, तो वो नेता अच्छी इकोनॉमिक सलाह क्यों मानेंगे अगर उससे उनका अपना फायदा कम होता हो? हाँ, ये तो है। दूसरी बात, फॉरेन एड जो है वो कई बार गलत हाथों में चला जाता है, करप्शन होता है, या फिर वो उन्हीं एक्सट्रैक्टिव सरकारों को और मजबूत कर देता है जिन्हें असल में बदलने की जरूरत है। जैसे अफगानिस्तान में कुछ हद तक हुआ। तो ये तो बस ऊपर ऊपर का इलाज हुआ, जड़ का नहीं। बिल्कुल, ये लक्षणों का इलाज है, बीमारी का नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? असली बदलाव आता कैसे है? हाँ, यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब समाज के एक बड़े और अलग अलग तबकों से आने वाले हिस्से को, मतलब एक ब्रॉड क्रॉस सेक्शन को ताकत मिलती है, उनका एम्पावरमेंट होता है। एम्पावरमेंट, कोई एग्जाम्पल है इसका? हाँ, ब्राजील को देख सकते हैं। 1970s में वहां तानाशाही थी, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस थी, लेकिन फिर वहां ट्रेड यूनियंस, छात्र, इंटेलेक्चुअल्स और बहुत सारे छोटे बड़े सोशल मूवमेंट्स, वो सब एक साथ आने लगे। उन्होंने मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वर्कर्स पार्टी। अच्छा। और ये सिर्फ कुछ नेताओं का ग्रुप नहीं था, ये एक बहुत बड़ा गठबंधन था, एक ब्रॉड कोएलिशन। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, लोकल चुनाव जीते, और धीरे धीरे देश में डेमोक्रेसी और ज्यादा इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस लाने में मदद की। और नतीजा ये हुआ कि गरीबी कम हुई, एजुकेशन बेहतर हुई। तो ये बदलाव ऊपर से थोपा नहीं गया था, ये नीचे से आया था, लोगों के जुड़ने से। यानी जब समाज के कई अलग अलग लोग मिलकर बदलाव चाहें, तब बात बनती है। इसमें शायद मीडिया और इन्फॉर्मेशन का भी रोल होता होगा लोगों को जोड़ने में। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
मतलब ये तो साफ है कि देशों की अमीरी गरीबी काफी हद तक उनकी इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करती है, इंक्लूसिव हैं या एक्सट्रैक्टिव। हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री का अपना रोल है, लेकिन भविष्य तय नहीं है। बदलाव बिल्कुल संभव है, खासकर तब जब समाज के बड़े हिस्से एम्पावर्ड हों और मिलकर बेहतर इंस्टीट्यूशंस की मांग करें, जैसा हमने ब्राजील में देखा। ये बाहर से दी गई सलाह या मदद से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है लंबे समय में। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हिस्ट्री कितनी कंटिंजेंट हो सकती है। जरा सोचिए, क्या होता अगर यूरोप की जगह चीन या इनका साम्राज्य दुनिया पर हावी होता, या फिर आज हम जो छोटे छोटे कदम उठाते हैं वो भविष्य के किसी क्रिटिकल जंक्चर पर कितना बड़ा फर्क डाल सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। Thank you for staying with me since so long. I hope now you are enlightened a bit about the topic, as the knowledge is infinite. I guess you liked the video and subscribe my channel. I would like to request you to share the videos with your friends and family. Keep learning.